राहुल केस के लिए वकील का बहुत आभारी था। वो वकील से पूछता है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? राहुल का वकील स्वाभाविक रूप से कहता है, मुझे कुछ भी नहीं लेना है, ये काम कंपनी ने अरेंज किया था। पर फिर भी वो मजाक में कहता है, अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको मुझे 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। राहुल ने बिना एक शब्द कहे 1 लाख के चेक पर साइन कर दिया। वकील ने तो ये बात सिर्फ मजाक में कही थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि राहुल ये सच में कर देगा। लेकिन वो शॉक नहीं हुए, क्योंकि राहुल के लिए 1 लाख कोई बड़ी रकम नहीं है। राहुल स्टूडियो में आता है। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। वो सीधे ऑफिस में जाता है, माइक्रो ब्लॉग पर लॉगिन करता है और एक माइक्रो ब्लॉग सेंड करता है। डियर फ्रेंड्स, कल मेरे बारे में इंटरनेट पर जो न्यूज दिखाई जा रही थी उससे एक वॉर शुरू हो गई है और मैं ये सोचता हूँ कि मेरे फैंस के लिए मुझे इसे क्लियर करने की जरूरत है। पहली बात, मिली मेरी वाइफ है और दूसरी, मिली ही सोना की माँ है, उसकी अपनी माँ। और आखिरी बात, हम कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं, इसका सबूत मेरे पास है। टेक्स्ट लिखने के बाद राहुल ने मैरिज सर्टिफिकेट का फोटो लिया और शादी के टाइम मौजूद गवाहों की जानकारी और फोटो को मिलाकर उसने एक माइक्रो ब्लॉग सेंड किया। सबने इस माइक्रो ब्लॉग को एडमायर किया और कमेंट्स किए। मिली ने अपने अकाउंट से मैरिज सर्टिफिकेट के साथ उनकी शादी की एक पिक्चर भी अपलोड की और कैप्शन में लिखा, मेरे हस्बैंड राहुल। राहुल और मिली के फैंस जो एक दूसरे से इंटरनेट पर लड़ रहे हैं, उनके लिए ये दोनों माइक्रो ब्लॉग्स धूप में किसी पेड़ की ठंडी छांव की तरह थे। इन ब्लॉग्स को देखने के बाद सोशल नेटवर्क पर थोड़ी हलचल हुई और मैसेजेस और कमेंट्स की झड़ी से लग गई। फिर अचानक सब शांत हो गया। कुछ यूजर्स इस बात को जानकर भी अजीब कमेंट कर रहे थे, जो उन्हें बेवकूफ दिखा रहा था। मुझे कौन बता सकता है कि क्या हो रहा है? क्या कामाक्षी को पता है कि मिली ही सोना की बायोलॉजिकल मदर है? अब राहुल ने इस अनाउंसमेंट से एक बम फेंक दिया है कि राहुल की बेटी सोना की बायोलॉजिकल माँ और कोई नहीं बल्कि एक पॉपुलर फिल्म स्टार मिली है। इस खबर ने सबको चौंका दिया। दोनों के फैंस, जिन्होंने इंटरनेट पर हंगामा कर रखा था और आपस में लड़ रहे थे, इन माइक्रो ब्लॉग्स को देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये दोनों कपल हैं? ये न्यूज नेटिजन्स के लिए शॉकिंग थी, पर अब इस न्यूज के साथ सोशल प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन पूरी तरह से चेंज हो चुका था। एक ने लिखा, क्या ये क्या है? क्या राहुल ने सच में मिली से शादी की है? किसी ने लिखा, सोना की बायोलॉजिकल मदर, इसका मतलब है कि वो कई साल पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तो किसी और ने लिखा, मैं दोनों को कई साल से जानता हूँ और वो सच में बहुत कुछ छुपा रहे हैं। अब ये बात जानकर कुछ यूजर्स को लग रहा है कि उनके कमेंट्स गलत थे और वो ज्यादा ही हाश हो गए थे और उनके कमेंट्स के कारण ही उनके फैंस आपस में लड़े थे। अब जबकि उन्होंने अपना रिलेशनशिप अनाउंस कर दिया है, इसीलिए वो अब राहुल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट करना चाहते हैं। एक यूजर ने लिखा, एक तो परी की कहानी लिखने वाला मशहूर राइटर और म्यूजिक की दुनिया का एक पॉपुलर सिंगर जो कि राहुल है, दूसरी हुस्न की मल्लिका, ग्रेसफुल अट्रैक्टिव बॉलीवुड क्वीन मिली। इन दोनों की कोई भी न्यूज, खासकर पर्सनल न्यूज ही काफी है इंटरनेट पर आग लगाने के लिए। सभी चैनल, सोशल प्लेटफॉर्म और यहाँ तक कि टीवी स्टेशन और न्यूज़पेपर भी रिपोर्ट करने के लिए कम्पीट करेंगे। आज दोपहर में राहुल और मिली के माइक्रो ब्लॉग एक ही टाइम पर एक्टिव थे और ये काफी बड़ी न्यूज थी। किसी ने लिखा, इन्होंने ट्रेजर हंट में काम किया है, उससे पहले इनके बीच कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, तो अचानक से 4 साल की बच्ची हो गई। ये दोनों 4 साल पहले तो कॉलेज के थिएटर स्टूडेंट्स में थे, है ना? हालांकि कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि मीडिया आर्ट पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को अपनी पर्सनल रेपुटेशन की चिंता ज्यादा होती है, क्योंकि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में सिंगल लड़के और लड़कियां अधिक होते हैं और इससे उन्हें अपनी खुद की इमेज तैयार करने और फैंस बनाने में आसानी होती है। अपनी पहली मूवी में मिली ने गॉडेस की छवि बना ली थी, सुंदर चेहरा, अच्छा फिगर और कूल पर्सनैलिटी। यही कारण है कि ज्यादातर मेल फैंस मिली को पसंद करते हैं। दोनों माइक्रो ब्लॉग्स को देखकर ये कहा जा सकता है कि फैंस के दिलों में मिली की जो गॉडेस वाली इमेज थी वो पूरी तरह से टूट गई है। मिली के कुछ मेल फैंस इस पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं है, लेकिन सच तो सबके सामने है, चाहे उन्हें यकीन हो या ना हो, इसका कोई उपाय नहीं है। सच क्या है? क्या है सच? मेल फैंस ने गुस्से में मिली के फैंस ग्रुप को छोड़ दिया और मिली का माइक्रो ब्लॉग बंद कर दिया। थोड़े ही समय में 10 लाख से ज्यादा फैंस ने मिली को अनफॉलो कर दिया। यहाँ तक कि फैंस राहुल के माइक्रो ब्लॉग पर भी जाकर अब्यूजिव कमेंट्स कर रहे थे, क्योंकि इन फैंस की नजर में राहुल ही कल्प्रिट है जिसने मिली की अलग और कूल इमेज को खराब किया है। हालांकि राहुल के फैंस बहुत कम हैं। जब राहुल ने अपना करियर शुरू किया था तो उसने कभी ये नहीं बताया था कि वो मैरिड है या अनमैरिड। उसके सॉन्ग्स, फेरी टेल्स और नॉवेल्स के अलावा फैंस सोना को भी बहुत पसंद करते हैं। राहुल के डाई हार्ड फैंस हैं। राहुल का अपमान होते देख उन्होंने गुस्से से जवाब दिया। राहुल के फैंस ने मिली के फैंस को जवाबी हमला देना शुरू कर दिया है। हालांकि अब्यूजिव होने की जगह वो सिर्फ टॉन्ट और मॉकिंग करते हैं, जिससे उन्हें
मिली का फेवर भी मिल सके। राहुल के फैन ने लिखा, क्या तुम लोग मिली के नकली फैंस हो? मिली के फैन से लड़ते लड़ते राहुल के फैंस ने एक और मूवमेंट चालू कर दिया। धीरे धीरे उन लोगों ने मिली के माइक्रो ब्लॉग को फॉलो करना स्टार्ट किया। रिलेशनशिप के अनाउंसमेंट से मिली की इमेज पर थोड़ा असर पड़ा था, जिसकी वजह से मिली के फैंस की संख्या 1 मिलियन से अधिक कम हो गई थी। राहुल के फैन ग्रुप के हंगामे के बाद मिली के वीवो फैंस बढ़ गए थे। सिर्फ 10 घंटों में मिली के वीवो फैंस 47.6 मिलियन तक पहुंच गए और ये लगभग हर मिनट बढ़ रहे थे। राहुल के फैंस ग्रुप का अटेंशन मिली को मिला था, जो कि ये बताता है कि वो राहुल के लॉयल फैंस हैं। अब ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप के अनाउंसमेंट से राहुल और मिली की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है, बल्कि उल्टा बढ़ गई है। ये एक पॉजिटिव साइन था, जो कि राहुल और मिली के लिए अनएक्सपेक्टेड था। विला 19, सुंदरवन स्ट्रीट, अंधेरी, मुंबई। अच्छे कपड़े पहनना, टैबलेट यूज करना और कामाक्षी के माइक्रो ब्लॉग को लगातार स्क्रॉल करते रहना, इस मॉडर्न यंग जनरेशन को इंटरनेट से कैसे अलग किया जा सकता है? राहुल और मिली के पब्लिश्ड माइक्रो ब्लॉग के बारे में कामाक्षी को पहले से ही पता था। क्या तुमने वो फोटोज इंटरनेट पर सेंड कर दी थी? ये बोलते हुए दक्ष के चेहरे पर एक उदासी थी। हाँ, कामाक्षी पूरी तरह से नर्वस है और वो उठते हुए कहती है, मैं बस चैन की सांस लेना चाहती हूँ। मैं राहुल को नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दक्ष चिल्लाते हुए कामाक्षी से कहता है। क्या एक और ट्रायल नहीं है? मैंने तुम्हारे लिए एक दूसरा लॉयर अरेंज कर दिया है। दक्ष खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है, जब ये फोटोज हम उसे हैंडओवर कर देते, वो तभी अपना काम कर पाएगा और ये एक गेम चेंजर हो सकता था। तो मुझे 20 लाख का नुकसान नहीं करवा सकती हो। दक्ष लगातार बोले जा रहा है। दरअसल उस समय न्यूज रिपोर्टर से कामाक्षी ने वो फोटोज 20 लाख में खरीदी थी और ये पैसा दक्ष ने दिया था। हालांकि दक्ष को कामाक्षी पसंद है, लेकिन वो किसी भी एक्टर पर 20 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है। उसका मेन पर्पस तो राहुल से बदला लेना है, उस चीज का जो चैरिटी शो में राहुल ने उसके साथ किया था। अब जबकि कामाक्षी ने ये फोटोज पब्लिश कर दिए हैं, तो उससे दक्ष की पूरी प्लानिंग पर पानी फिर गया है। मैंने पहले ही वकील से कंसल्ट कर लिया था। मुझे यकीन है कि मैं ये केस हार जाऊंगा, पर इससे बेहतर ये होगा कि मैं ये फोटोज पहले ही ऑनलाइन सेंड कर दूं। वो गुस्से से राहुल को कोसने लगता है। कामाक्षी कहती है, किसने सोचा होगा कि सोना, राहुल और मिली का ऐसा रिश्ता होगा? मुझे तो ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। क्या तुम्हारे पास आगे का कुछ प्लान है? दक्ष बहुत ही डिप्रेस था। वो बस कामाक्षी को डांटना चाहता था। अचानक दक्ष के मोबाइल की घंटी बजती है। हेलो। दक्ष बिना देखे ही फोन उठा लेता है। अभी तुम कहाँ हो? फोन से एक उदास आवाज सुनाई देती है। दक्ष आवाज सुनकर कहता है, डैड, मैं मुंबई में अंधेरी वाले विला में हूँ। आप मेरी कल की फ्लाइट बुक कर दीजिए। फोन पर करण सिंघानिया की आवाज थोड़ी शांत थी। जब तुम यहाँ पहुंचोगे तो सीधे ग्रुप ब्रांच में जाना और वहां मेरे बिहाफ पर एक सेरेमनी में शामिल होना। लेकिन डैड, मैं अभी भी कामाक्षी के कोर्ट सेशन का वेट कर रहा हूँ। मेरे पास जाने का टाइम नहीं है। दक्ष समझाने की कोशिश करता है। चुप रहो। करण सिंघानिया जोर से चिल्लाते हैं। कंपनी के इतने सारे काम में करने के लिए क्या तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करनी चाहिए? कुछ काम करने के बजाय तुम बस उस एक्ट्रेस पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुमने सचमुच मुझे डिसअपॉइंट किया है। डैड, प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। हमारी कंपनी में कौन सी परेशानी हुई? हमारी कंपनी का राहुल से कोई लेना देना नहीं है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? हमें कामाक्षी के लिए ये करना होगा। दक्ष ने जवाब दिया। तुम अपने पिता से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? करण सिंघानिया गुस्से में थे। दक्ष को महसूस हुआ कि उसने गलत तरीके से बात की है। बात संभालते हुए दक्ष कहता है, डैड, हम केस जीत जाएंगे। इस बार मैंने खुद से एक लॉयर हायर किया है। मुझे विश्वास है कि इस बार मैं केस नहीं हारूंगा। मैं तुम्हें जो करने को कहूंगा, क्या तुम वो कर सकते हो? और अगर तुम मेरा कहा टालोगे तो मैं तुम्हें फ्यूचर में कोई पैसा नहीं दूंगा। इसके साथ ही फोन कट गया। ये सुनकर दक्ष का चेहरा बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। कामाक्षी ने धीरे से पूछा, क्या मैटर है? दक्ष ने उदास चेहरे से कहा, अभी कुछ ठीक नहीं है। तुम आज ही अपना सामान पैक करो और 2 टिकट बुक करो। तुम कल मेरे साथ चलोगी। लेकिन केस? कामाक्षी ने घबराते हुए पूछा। तुम केस के बारे में टेंशन मत लो। अगर तुम हार भी जाती हो तो इट्स ओके। दक्ष ने अपना हाथ कामाक्षी के कंधे पर रखा और आगे कहा, वहां जाने के बाद मैं देखूंगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई नए शो में रोल दिला दूं। यही तुम्हारा कंपनसेशन होगा। थैंक यू दक्ष। कामाक्षी खुश लग रही है और वो हामी में सिर हिलाती है। शाम के तकरीबन 6 बजे हैं। सभी टीवी स्टेशन एक साथ शाम की एंटरटेनमेंट न्यूज ब्रॉडकास्ट करते हैं। क्योंकि राहुल और मिली ने अपने माइक्रो ब्लॉग दिन में रिलीज किए थे, तो टीवी स्टेशन और मीडिया डिपार्टमेंट ने सारे फोटोज, वीडियोज और फैंस रिएक्शंस को एक साथ मिलाकर स्क्रिप्ट तैयार कर ली है, ताकि वो शाम को एंटरटेनमेंट न्यूज में ब्रॉडकास्ट कर सकें। एक लोकप्रिय सिंगर और मशहूर लेखक राहुल ने आज अचानक दोपहर 11 बजे
एक माइक्रो ब्लॉग रिलीज किया जो ये दावा करता है कि फिल्म स्टार बॉलीवुड क्वीन मिली उनकी पत्नी और राहुल की बेटी सोना की मां है। फिलहाल ये खबर इंटरनेट पर फैल चुकी है। सीसीटीवी के एंटरटेनमेंट नेटवर्क पर शाम की खबर में कुछ पिक्चर्स दिखाई जा रही थी और न्यूज थी फेमस सिंगर राहुल और उनकी बेटी सोना के साथ एक मिस्टीरियस विमेन की फोटो दिखाई जा रही थी। और प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स के अनुसार ये मिस्टीरियस विमेन कोई और नहीं बल्कि सुपरस्टार एक्ट्रेस मिली है। सुबह 11 बजे राहुल और मिली ने माइक्रो ब्लॉग रिलीज किए हैं जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वो हस्बैंड एंड वाइफ हैं। गायक राहुल और मिली के रिश्ते का पर्दाफाश हो गया है, पर अभी तक दोनों की तरफ से कोई और बात सामने नहीं आई है। पल पल की खबर के लिए हम उन पर नजर रख रहे हैं। पहले सिर्फ यूजर्स को ही इसके बारे में पता था, पर अब तो ये न्यूज पूरी कंट्री में टीवी पर दिखाई जा रही है। राहुल के तीनों केस की न्यूज की तरह अब ऑडियंस इस न्यूज पर भी अपना ध्यान दे रही है। ये पर्सनल बातें सामने आने से राहुल और मिली की लाइफ पर क्या असर होगा? क्या ये उनके करियर ग्राफ को गिरा तो नहीं देगा? क्या दक्ष और कामाक्षी राहुल को ऐसे ही छोड़ देंगे? इस कहानी में क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। क्या कोई गलती हुई है? सोना राहुल और मिली की जान है। एक तो म्यूजिक का सुपरस्टार है और दूसरी फिल्मों की हीरोइन है। वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। रात के खाने के वक्त हर घर में राहुल और मिली के बारे में बातें हो रही हैं। अगर साफ शब्दों में कहें तो वो फिर से फेमस हो चुके हैं। इंटरनेट पर और ऑडियंस के बीच में जो गॉसिप चल रही है, इससे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में फिर से एक नई लहर आ रही है। अक्षय के घर के लिविंग रूम में लोग बातें कर रहे हैं। ये लोग तो काफी छुपे रुस्तम निकले। किसने सोचा था कि ये दोनों कपल होंगे? संकल्प जमीन पर पालथी मारकर बैठा हुआ नारंगी के छिलके निकालते हुए कह रहा था, कोई हैरानी की बात नहीं है। वो तो ट्रेजर हंट प्रोग्राम के दौरान ही दोनों के बीच की केमिस्ट्री साफ साफ नजर आ रही थी। हेमंत ने स्कार्फ बांधते हुए कहा, क्या तुम्हें कभी राहुल ने बताया? मुझे तो देखकर ऐसा लगा भी नहीं। संकल्प ने बीच में टोकते हुए कहा, मैं खुद श्योर नहीं हूँ। हमारे एंटरटेनमेंट सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शादियां इसी तरह से हुई हैं। ये कोई नई बात नहीं है। राधिका ने उदास होते हुए कहा, मैं तो ये सोच रही थी कि मैं फिर से राहुल का पीछा करूंगी, पर अब तो लगता है कि मेरा कोई चांस ही नहीं है। अक्षय ने कहा, अगर मिली से तुम्हारी तुलना की जाए तो तुम कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर पाओगी। हर्ष को ऐसी हंसी आई कि पानी पीते पीते उसके मुंह से पानी बाहर आ गया। आपका क्या मतलब है? राधिका ने गुस्से में कहा। वहां मौजूद सभी लोग ठहाका लगाकर हंसने लगे। न्यू वॉइस ऑफ इंडिया के 4 जज भी इसी बारे में चर्चा कर रहे थे। अरमान, तुम्हारी तो राहुल के साथ काफी अच्छी बनती थी, तुम्हें तो ये बात मालूम होनी चाहिए थी। कोकिला ने अरमान की तरफ देखा और कहा। अरमान ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने कल उसे मैसेज करके इस बारे में पूछा भी था, पर उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ, मैंने भी पूछा था, पर उसका जवाब आया कि सब कुछ ठीक है, तुम चिंता मत करो। और फिर उसके बाद कोई जवाब ही नहीं आया। शायद ये मसला सॉल्व हो गया होगा। कुमार ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, हाँ, शायद हो ही गया हो। वैसे प्रोग्राम ग्रुप क्या कहता है? क्या राहुल अभी भी न्यू वॉइस में पार्टिसिपेट कर रहा है? निखिल ने कहा, लगभग 1.5 महीने के बाद न्यू वॉइस ऑफ इंडिया ने खुद को पुनर्स्थापित किया है और ना ही सिर्फ रूल्स बदले हैं बल्कि जज से लेकर ऑडियंस के वोटिंग के तरीकों में भी कुछ बदलाव किया गया है। वैसे तो न्यू साउंड को 15 दिन पहले ही रिकॉर्ड कर लिया जाता था, पर अब जब कुछ कंटेस्टेंट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं तो प्रोग्राम टीम ने उन्हें मनाने में काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है। और अब सबसे जबरदस्त खिलाड़ी राहुल वापस आएगा या नहीं, इस बारे में कोई खबर नहीं है। अरमान ने आगे कहा, मुझे नहीं पता, पर डायरेक्टर ऑलरेडी राहुल से कांटेक्ट कर चुका है। राहुल ही तो विक्टिम था। अब ये तो प्रोग्राम टीम पर डिपेंड करता है कि वो आएगा या नहीं। कोकिला ने कहा, अगर तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया तो मैं नहीं आऊंगी। ये इंटरनेट ऑडियंस कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते, वो बस बहुत ज्यादा अफवाह फैलाते हैं। राहुल को किसी की ज्यादा परवाह नहीं है। वो घर पर बैठा सोना के साथ खेल रहा है और अपने अकाउंट में पैसे चेक कर रहा है, क्योंकि आज की सुनवाई में टीवीलॉजी हार गई थी। टीवीलॉजी आज राहुल को उसकी सैलरी और उसका भुगतान देगी। शाम तक पैसे उसके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से आज राहुल के अकाउंट में 3 जगह से भारी रकम आने वाली है। तुम क्या कर रहे हो? मिली अपने हाथ में फ्रूट की प्लेट लिए हुए लिविंग रूम में आती है। राहुल ने मिली की तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं, बस आज टीवीलॉजी की सैलरी आने वाली थी और डिजिटल इंडियन नेटवर्क से भी कुछ पैसे आने वाले हैं। अच्छा, कोर्ट का असर तो काफी जल्दी हो रहा है। मिली ने फ्रूट की प्लेट टेबल पर रखकर राहुल का मोबाइल चेक किया। राहुल ने कहा, हाँ, ये 120 मिलियन रुपए हैं जो टैक्स कटने के बाद टीवीलॉजी की सैलरी है। मिली थोड़ी कंफ्यूज है। ऐसा नहीं है कि उसने आज तक इतने पैसे नहीं देखे हैं। बात बस ये है
वो इतने सालों से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी मेहनत कर रही है और फिर भी अभी तक वो सिर्फ 60 से 70 मिलियन ही जमा कर पाई है। राहुल काफी ज्यादा मेहनत करता है, तभी तो उसके महीने भर की कमाई 170 मिलियन है। ऐसे इंसान की तुलना हम किसी और से कर ही नहीं सकते। मिली को हैरान देखकर राहुल हंसने लगा। फिर राहुल ने मिली का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। इधर आओ। तभी मिली ने कहा, लेकिन ये सब क्यों? क्या मेरा पैसा तुम्हारे और सोना के खर्च के लिए काफी नहीं है? इस पर राहुल ने कहा, तो तुम चाहती हो कि तुम अपना सारा पैसा मुझ पर और सोना पर खर्च कर दो? मिली ने राहुल को कुछ देर देखा और फिर उसने अपनी नजरें हटाते हुए कहा, मेरे पास तुम्हारे जितने पैसे नहीं हैं। ये क्या कह रही हो तुम? अगर मैं ये पैसे तुम्हें नहीं दूंगा तो मैं इसे कहाँ खर्च करूंगा? रुको, इसी बात पर मुझे कुछ याद आया। राहुल ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। मिली को वहां सोफे पर छोड़कर राहुल वापस अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद वो अपने हाथों में कुछ बैंक कार्ड लिए हुए बाहर निकला और उसने उसे मिली को सौंप दिया। उसने कहा, ये वो कार्ड हैं जो मैं कुछ दिन पहले यूज करता था। हर कार्ड में 10 मिलियन है। अगर तुम कुछ खरीदना चाहो तो इनका यूज कर सकती हो, और अगर ये भी काफी ना हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। करियर की शुरुआत से लेकर अभी तक राहुल को सिर्फ 5 महीने या उससे कुछ दिन ही ज्यादा हुए होंगे, पर उन लोगों की तुलना में जो इंडस्ट्री में काफी सालों से काम कर रहे हैं, राहुल काफी आगे है। सिर्फ किसी कंपनी के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर के पास ही इतने पैसे होते हैं। मम्मी, क्या 40 मिलियन बहुत कम पैसे होते हैं? सोना ने मिली के हाथ में रखे हुए 4 बैंक कार्ड्स को देखते हुए कहा। वो उन्हें देखकर ऐसे हैरान थी जैसे उसने ऐसा कुछ पहली बार देखा हो। मिली ने सोना को जवाब देने के बजाय राहुल से कहा, राहुल, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे सारे पैसे बर्बाद कर दूंगी? राहुल ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, अगर बर्बादी तुम्हारे हाथों से हो तो वो बर्बादी भी अच्छी है। मेरे पास अब किसी भी चीज की कमी हो सकती है, पर पैसे की कमी कभी नहीं हो सकती। शक्ल देखो खुद की। मिली राहुल के एक्शन को देखकर खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। राहुल ने इतराते हुए कहा, जैसा भी हूं तुम्हारा ही हूं। वैसे पलाश को परसों के लिए चुरू के 3 टिकट बुक करने को कहा है। चलो सब चलते हैं। पापा, चुरू में हम क्या करेंगे? सोना मिली के हाथों से कार्ड लेकर खेल रही थी। जैसे ही उसने राहुल की बात सुनी, उसने सिर उठाकर उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया। हम आपके दादा दादी से मिलने जाएंगे, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। सोना ने हैरान होते हुए कहा, दादा दादी? सोना के दादा दादी भी हैं? बिल्कुल हैं, बस सोना के दादा दादी मुंबई से दूर रहते हैं, राहुल ने कहा। तो क्या दादा दादी को सोना पसंद है? सोना ने अपने हाथों से कार्ड को एक तरफ रख दिया और उसका पूरा ध्यान अब राहुल की बातों पर है। हाँ, सोना बहुत प्यारी है। जब आपके दादा दादी आपको देखेंगे तो वो खुश हो जाएंगे, राहुल ने तुरंत कहा। सोना ने अपने हाथ पटकते हुए कहा, तब मुझे भी दादा दादी चाहिए। स्कूल में हर किसी के दादा दादी उन्हें लेने आते हैं। सोना को उनसे जलन होती है। सोना की बातें सुनकर मिली ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, ये सब मम्मी की गलती है। मिली की अपने माँ बाप के साथ अच्छी बनती है, पर वो सोना का ध्यान नहीं रख सकते। वो सोना से बहुत प्यार करते हैं, पर वो उसे अपने साथ 3-4 साल के लिए नहीं रख सकते। सोना को अपने ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार मिल सकता था, लेकिन क्योंकि मिली राहुल से इतने सालों से छुपी हुई थी, इसीलिए सोना को भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार कभी नहीं मिला। इसीलिए अब मिली को पछतावा हो रहा है। अरे ये सब बातें मत करो, अब सब कुछ ठीक है। अब तो हम घर जा रहे हैं ना, अब सोना को उसका पूरा परिवार मिल जाएगा। कल हम पापा मम्मी के पास जा ही रहे हैं। ये कहते हुए राहुल आगे आया और उसने मिली को गले लगाया। हाँ, मिली ने हामी भरी। अचानक वो कुछ सोचने लगी और फिर उसने कहा, राहुल, तुम्हारे पापा? राहुल ने मिली को बीच में ही टोकते हुए कहा, क्या तुम्हारे पापा? मुझे याद नहीं है क्या कि मैंने क्या कहा? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। मिली ने ब्लश करते हुए कहा, हाँ, तुमने अपने मम्मी पापा को मेरे मम्मी पापा कहा। कल मैं पापा मम्मी के लिए कुछ लेने के लिए शॉपिंग मॉल जा रही हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? पापा को कैलीग्राफी पसंद है और मम्मी को कोई नई रेसिपी पसंद है। राहुल अपने माँ बाप को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। उसने कहा, कल हिमांशु के साथ सुनवाई के बाद हम निकल जाएंगे। कल राहुल और हिमांशु की सुनवाई नहीं हुई क्योंकि उसने अपने बचाव में कुछ प्रस्तुत किया और वो माइक्रो ब्लॉग डिलीट कर दिया जिससे र्यूमर फैल रहा था। उसने बड़ी वेबसाइट्स, टीवी स्टेशन और न्यूज़पेपर पर सबके सामने राहुल से माफी मांगी और उसकी इज्जत पर दाग उछालने के लिए उसे 15 लाख मुआवजा देने का वादा किया। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। उसने बड़े बड़े मीडिया चैनल के सामने ये कबूल किया कि उसने ऐसा ऑरेंज लाइट मीडिया ग्रुप के कहने पर किया था, और वो कामाक्षी वाली अफवाह भी ऑरेंज लाइट मीडिया ग्रुप के कहने पर ही फैलाई गई थी। ऑरेंज ग्रुप के ऐसा करने के पीछे सिर्फ 2 वजह हो सकती हैं। एक तो राहुल को बदनाम करना
और दूसरा मिस्टर पलाश की इज्जत पर दाग लगाना। बड़ी मीडिया कंपनी ने इस खबर को ऐसे पकड़ा जैसे कि एक शिकार अपने शिकारी को पकड़ता है। एक के बाद एक इस टॉपिक पर खबर छपने लगी। थोड़ी देर के लिए ऑरेंज लाइट मीडिया ग्रुप पर लोगों का गुस्सा फूटने लगा और ये खबर आग की तरह फैलने लगी। इसका वास्ता राहुल से नहीं था। तीसरे दिन यानी कि 24 सितंबर की सुबह 5 बजे राहुल का पूरा परिवार चुरू के लिए फ्लाइट पकड़ चुका था। फ्लाइट के फर्स्ट क्लास कैबिन में राहुल ने सोना के ऊपर एक चादर डाली और मिली के बगल में जाकर बैठ गया। मिली के हाथ में चींटी काटते हुए उसने उसके चेहरे से चश्मे को हटाया और कहा, क्या तुम्हें नींद आ रही है? जब मैं थक जाऊंगा तो मैं सो जाऊंगा और जब नींद खुलेगी तब मैं तुम्हें बुला लूंगा। मिली ने राहुल की तरफ मुड़ते हुए कहा, नहीं, नींद नहीं आ रही है। तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स मुझे पसंद करेंगे। एक बच्चे की तरह मिली कल से ये सवाल पूछे जा रही थी। वो सोना से ज्यादा नर्वस थी। राहुल ने मिली का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे पागल, आखिर वो तुम्हें क्यों नहीं पसंद करेंगे? तुम उनकी बहू हो, तुम इतनी खूबसूरत हो और तुमने उन्हें इतनी प्यारी सी पोती भी दी है, तो भला वो तुम्हें क्यों नहीं पसंद करेंगे? पर वो बड़े पुराने ख्यालात वाले हैं, उन्हें तो ये सिनेमा वगैरह पसंद भी नहीं है। मिली ने परेशान होते हुए कहा। राहुल ने हंसते हुए कहा, ये बहुत पहले की बात है, ये 4 साल पहले की बात है। मुझे लगता है कि अब वो एक्सेप्ट कर लेंगे, उन्हें इस बात से परेशानी नहीं होगी। तुम मुझसे झूठ मत कहो। मिली को राहुल पर शक हो रहा था। राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे भला मैं तुमसे झूठ क्यों कहूंगा? अब वो तुम्हें पसंद करें या ना करें, तुम हो तो उनकी बहू ही, और वो जब सोना को देखेंगे तो फिर वो कुछ भी नहीं कह पाएंगे। पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मिली ने परेशान होते हुए कहा। अब तो उसे राहुल भी नहीं समझा पा रहा था। वो राहुल के पेरेंट्स से पहली बार मिलने वाली थी, इसीलिए वो थोड़ी परेशान थी। क्या राहुल के पेरेंट्स मिली को एक्सेप्ट कर पाएंगे? अगर उसके पेरेंट्स ने मिली को छोड़ने के लिए कहा तो राहुल क्या करेगा? इस कहानी में क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। यात्रा के बीच में फर्स्ट क्लास के दरवाजे के पास सिर्फ 2 पैसेंजर्स बैठे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि राहुल के आसपास कोई नहीं है, तब वो दोनों खड़े होकर राहुल के पास आ गए। हेलो राहुल सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तकरीबन 20 साल का एक लड़का और लड़की राहुल के पास आए जो कॉलेज स्टूडेंट लग रहे थे। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो, क्या तुम दोनों अभी स्कूल में पढ़ते हो? हाँ, हम अरविंदो मेडिकल यूनिवर्सिटी के सीनियर मेडिकल स्टूडेंट हैं। सर, क्या हम आप तीनों के साथ एक सेल्फी ले सकते हैं? लड़के ने कहा, बिल्कुल। राहुल और मिली ने पास आकर उन दोनों के साथ एक तस्वीर ली और फिर उन्होंने एक ग्रुप फोटो ली। तभी लड़की ने अपने बैग से एक बहुत ही सुंदर डायरी निकाली और उसे राहुल को दे दिया। राहुल सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने आपके सारे गाने याद रखे हैं, क्या आप प्लीज मेरे लिए इस डायरी पर अपना ऑटोग्राफ दे सकते हैं? क्यों नहीं। राहुल ने ऑटोग्राफ देने के लिए अपना पेन निकाला। जब उसने डायरी खोली तो डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, आपको एक अच्छा आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता, मोहनलाल। राहुल की आंखें उस लाइन पर जाकर अटक गईं। वो उस लाइन को पहले भी सुन चुका था। वो और किसी की नहीं बल्कि उसके पापा की लाइन थी। लड़की की ओर देखते हुए उसने एक्साइटमेंट से कहा, ये अच्छा, ये एक बार हमारे स्कूल के प्रोफेसर ने कही थी। लड़की ने अच्छे से समझाया, हमारे स्कूल में एक डायरी दी जाती है और डायरी के पहले पेज पर प्रोफेसर खुद स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैसेज लिखते हैं। ओह, राहुल अपने पापा की ये आदत जानता था। उसके पापा को उम्मीद थी कि जितने भी बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है वो एक दिन मेडिकल इंडस्ट्री में उनका नाम रोशन करेंगे। अगर वो कोई छोटी सी क्लिनिक भी खोलता है तो भी वो अपने काम में सबसे अव्वल होगा। दूसरा पन्ना पलटकर राहुल ने लिखा, तुम्हारा काम जो भी हो, राजा हमेशा जीतने वाला ही कहलाता है, राहुल। ठीक वैसा ही छोटा सा मैसेज और उसी स्टाइल में उन दोनों लड़के लड़कियों ने भले ही ध्यान ना दिया हो, पर मिली ने इस बात पर गौर किया। जब दोनों वहां से वापस अपनी सीट पर चले गए तब मिली ने राहुल की बांह पकड़ते हुए धीमी आवाज में कहा, राहुल, जो मैसेज तुमने लिखा था और जो मैसेज पापा ने लिखा था वो। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उनकी तरह लिखना नहीं चाहता था, पर जब मैं बच्चा था तो वो मुझसे हर रोज 10,000 से 18,000 वर्ड्स लिखवाते थे, वो भी अपनी हैंडराइटिंग में। अगर माँ मुझे नहीं बचाती तो हर दिन और 10,000 वर्ड्स मेरा इंतजार कर रहे होते। मिली ने हंसते हुए कहा, तब तो मेरे पेरेंट्स ही सही हैं, वैसे तुम्हारी हैंडराइटिंग पन्नों पर बिल्कुल मच्छर की तरह लगती है। राहुल ने सोना की हैंडराइटिंग को देखते हुए कहा, तब तो तुम सोना को सिखा सकती हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे कभी भी उसके पापा की हैंडराइटिंग को फॉलो नहीं करने देता। मिली ने कहा, अरे छोड़ो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है,
मैं उसके लिए कोई अच्छा टीचर रख दूंगी जो उसकी हैंडराइटिंग का ख्याल रखेंगे। क्या सख्त टीचर की वजह से बच्चे पढ़ाई में अच्छे हो जाते हैं? लड़की ने सवाल किया। लेकिन राहुल ने लड़की के सवाल का जवाब नहीं दिया और पूछा, वैसे तुम आजकल शुरू में क्या कर रही हो? एक गाना रिकॉर्ड कर रही हूँ, लड़की ने जवाब दिया। एक प्ले है। राहुल ने फर्स्ट क्लास में इधर उधर देखते हुए कहा, अगर तुम चुरू गाना रिकॉर्ड करने जा रही हो तो तुम्हारे एजेंट कहाँ हैं? तुम्हारा मतलब? लड़की के चेहरे के भाव थोड़े बदल से गए और उसने जवाब दिया, वो अभी कंपनी के कुछ और काम में बिजी हैं, इसलिए वो मेरे साथ नहीं आ पाई। मिली ने जैसे ही लड़की के एक्सप्रेशंस बदलते हुए देखे, वो खुद को पूछने से रोक नहीं पाई, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, अगर कोई बात है तो बताओ। लड़की थोड़ी देर खामोश रही और फिर उसने कहा, मैं एक टीवी सीरीज के थीम सॉन्ग को रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। शूटिंग खत्म होने के साथ साथ ऑरेंज लाइट मीडिया में मेरा काम भी खत्म हो जाएगा। राहुल और मिली थोड़े शॉक्ड हो गए और उन्होंने कहा, क्या मसला क्या है? क्या उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है? लड़की ने आगे कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने और ऑरेंज लाइट ने 3 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जो कि अब खत्म होने वाला है। राहुल ने शक भरी निगाहों से पूछा, क्या ये सच है? तो अगर तुम्हारा एजेंट तुम्हारे साथ नहीं आया तो कंपनी को कम से कम तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट तो अरेंज करना चाहिए था। राहुल की सिचुएशन बाकी स्टार से काफी अलग है। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, कंपनी ने उसे किसी और आर्टिस्ट के साथ भेज दिया है। इनफैक्ट मुझे पता था वो मुझसे कभी भी खुश नहीं थी और मुझे इस बात से बिल्कुल हैरानी नहीं हुई कि उसने आने से मना कर दिया। तो तुमने आगे की क्या प्लानिंग की है? राहुल ने पूछा। लड़की ने कहा, कंपनी बहुत दिनों से मुझसे बात करने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट फिर से रिन्यू करूं, लेकिन मैं ही मना कर रही हूं क्योंकि मैं खुद का एक स्टूडियो खोलना चाहती हूं। लड़की ने आगे कहा, कंपनी चाहती है कि मैं आगे भी ऑरेंज लाइट से जुड़ी रहूं, लेकिन अब मैं ये सब कुछ हैंडल नहीं कर सकती। तुम्हें कंपनी से जुड़े रहने की क्या जरूरत है? मिली ने पूछा। फिर मिली ने आगे कहा, तुम अपना खुद का स्टूडियो खोलकर भी तो अपना काम जारी रख सकती हो। अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई कॉन्सर्ट करना हो या फिर कोई परफॉर्मेंस अरेंज करना हो तो तुम्हें दूसरों पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। मिली, जितना आसान तुम सोचती हो, अपना खुद का एक स्टूडियो सेटअप करना इतना आसान नहीं है। राहुल ने मिली को बीच में टोका क्योंकि उसने अपने पिछले जन्म में यही किया था, इसीलिए वो भली भांति जानता था कि खुद का एक स्टूडियो सेटअप करना कोई आसान काम नहीं है। क्या तुमने राहुल का स्टूडियो नहीं देखा जो न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी से जुड़ा हुआ है? वैसे तुम हमारी एजेंसी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? मिली ने लड़की को एक ऑफर दिया। मैं अभी भी खुद का ही एक स्टूडियो खोलना चाहती हूँ, लड़की ने जवाब दिया। राहुल ने कहा, अगर तुम कहो तो मैं पलाश से इस बारे में बात करता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी तुम्हें ऑरेंज लाइट से ज्यादा ऑफर करेगी। मुझे इस बारे में एक बार और सोचने दो। लड़की राहुल के प्रपोजल को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में अभी भी 1.5 महीना बाकी है, तो उसने उसी वक्त प्लान करने का सोचा। लड़की ने अपना मूड बदलते हुए कहा, मेरी बात छोड़ो, आप अपना बताओ, आप चुरू क्यों जा रहे हो? क्या आप कोई कॉन्सर्ट करने वाले हैं? राहुल ने आगे कहा, नहीं, हम यहाँ पर हमारा नया शो बनाने आए हैं। शूटिंग की लोकेशन चुरू ही है और एक डायरेक्टर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं शूट वाली जगह पर पहले से ही आकर हर एक चीज चेक कर लूं। लड़की ने तुरंत याद करते हुए कहा, ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि आप एक टीवी शो बना रहे हो जिसे आप डायरेक्ट भी करने वाले हो और फिर खुद ही उसमें एक्ट भी करने वाले हो। तो और बताओ, टीवी सीरीज कैसे चल रही है? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हम अभी तैयारी के आखिरी फेज में हैं। सब कुछ तैयार है, एक्टर्स, प्रॉप्स, सब कुछ, बस अब शूट करने की बारी है। लड़की की आंखें चमक उठी और उसने कहा, क्या अभी भी किसी आर्टिस्ट की जरूरत है? क्या मुझे आपके शो में एक रोल मिल सकता है? हाँ, राहुल तुरंत राजी हो गया। वैसे भी उसे बहुत सारे गेस्ट एक्टर्स की जरूरत है और किसी एक्टर को रखने से बेहतर है कि वो किसी जाने माने चेहरे को उसमें रखे ताकि लोगों का ध्यान भी आकर्षित हो। लड़की एक्साइटेड हो गई और उसने कहा, तो ये तय रहा, आप मेरे रोल के लिए थोड़े ज्यादा सीन्स तैयार करके रखो। हो सकता है कि आने वाले दिनों में मैं शायद टीवी और फिल्मों में भी काम करूं। सुबह के 7 बजे प्लेन चुरू एयरपोर्ट पर लैंड करता है। राहुल और मिली और वो लड़का लड़की लगेज एरिया से अपना अपना सामान लेकर एक दूसरे को बाय कहते हैं और अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। पलाश एजेंट के रूप में बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है। वो भले ही चुरू नहीं आया था, लेकिन उसने चुरू ब्रांच के न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी में पहले से ही अपना हेलो भेज दिया था। उस कंपनी का एक आदमी एयरपोर्ट के बाहर अपने कार के साथ काफी देर से वेट कर रहा था। पार्किंग लॉट में जाने के बाद राहुल ने ड्राइवर को टैक्सी से वापस भेज दिया
और उसने कार को खुद से ड्राइव किया। उसने चुरू में अपने जीवन के 10 साल बिताए हैं और पुणे की तुलना में वो चुरू से ज्यादा परिचित है। इसीलिए उसे यहाँ पर आने जाने के लिए किसी भी ड्राइवर की जरूरत नहीं है। अभी 8 बज रहे हैं और अभी के टाइम पर सड़कों पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा। इसीलिए राहुल ने ट्रैवल करने के लिए कोई दूसरा रास्ता चुना। कार में स्लो म्यूजिक चल रहा था। मिली पीछे की सीट पर सोना के साथ खेल रही थी। राहुल ड्राइवर की सीट पर बैठकर भले ही कार तो चला रहा था, पर उसके ख्याल 4 साल के पुराने रास्तों पर दौड़ रहे थे। 4 साल पहले राहुल क्या था? 4 साल पहले राहुल ने मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेज से अच्छे मार्क्स लेकर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, लेकिन उसने चुरू मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बजाय ड्रामा कॉलेज को चुना था। उस वक्त उसके पापा और मम्मी उसके इस फैसले से राजी नहीं थे। उसका पूरा का पूरा परिवार मेडिकल लाइन में ही है। राहुल से पहले उसके और कजन ने भी अपना रास्ता खुद चुनने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी और सबसे वही करवाया गया जो बड़े करवाना चाहते थे। लेकिन जब राहुल की बारी आई तो उसे ड्रामा कॉलेज चुनने से मना नहीं किया गया। ये एक चमत्कार था। राहुल के दिमाग के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। जिस चीज को लेकर वो इतने सालों से परेशान था, वो बात अब उसे साफ साफ समझ आ रही थी। अब इस चीज को लेकर परेशान होना बेकार है। इन 4 सालों में उसने साबित कर दिया है कि भले ही उसने मेडिकल की पढ़ाई ना की हो, पर वो एक बेहतर लाइफ जी रहा है। गाड़ी के सामने वाले आईने में मिली और सोना को सोता हुआ देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अब जब वो खुद एक बाप है तो वो समझ सकता है कि उसने अपने घर वालों को कितना ज्यादा परेशान किया था। वो अपनी जिद की वजह से अपने घर वालों से दूर हो गया था। 4 साल तक वो अपने घर वालों से दूर रहा था। राहुल ने अपने मन में ही कसम खाई कि अब वो अपने परिवार को वो 4 साल लौटा कर देगा और अब वो कभी भी उन्हें छोड़कर नहीं जाएगा। गाड़ी 40 मिनट तक लगातार चलती रही और अब राहुल अपने डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुका था। अब मिली जाग चुकी थी और उसने राहुल से पूछा, राहुल, क्या हम पहुंच गए हैं? क्या यही तुम्हारा शहर है? राहुल ने धीरे से कहा, अभी अभी हम शहर पहुंचे हैं। पापा, आपका घर कहां पर है? मिली की बाहों में सोई हुई सोना भी अब जाग चुकी थी और वो खिड़की के बाहर झांक रही थी। वाओ पापा, आपका शहर तो बहुत खूबसूरत है। खिड़की से बाहर की हरियाली और तालाब देखकर सोना एक्साइटेड हो रही थी। अगर मिली उसे नहीं रोकती तो वो लड़की खिड़की से बाहर ही कूद जाती। मेरा शहर सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि यहाँ पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं। राहुल सोना को मुस्कुराता हुआ देख रहा था। सोना खुद को कहने से रोक नहीं पाई। पापा, क्या आप हमें नेशनल फॉरेस्ट पार्क घूमने के लिए ले जाएंगे? और बर्ड्स प्रोडक्शन सेंटर भी? और हाँ, मुझे झील भी देखना है। राहुल ने कहा, हाँ बेटा, हम झील देखने जरूर जाएंगे। सोना खुश होकर ताली बजाने लगी और उसकी आंखें चमक उठी। हम तुम्हारी बुआ के साथ तुम्हें झील किनारे भेज देंगे ताकि तुम उनके साथ खेल पाओ, ठीक है? राहुल ने कहा। तभी मिली ने हैरान होते हुए कहा, बुआ? राहुल, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारी एक छोटी बहन भी है। राहुल ने कहा, वो बचपन से दादी के साथ रहती थी। जब मैं घर छोड़ रहा था तभी वो घर वापस आई थी और तभी मुझे भी पता चला कि मेरी एक छोटी बहन भी है। मिली थोड़ी देर के लिए स्पीचलेस हो गई। वो अपनी बहन को भूल गया? ऐसा कैसा भाई है वो? तो राहुल के घर वाले इतने सालों बाद राहुल को देखकर कैसा रिएक्ट करेंगे और उन्हें ये जानकर कैसा लगेगा कि उनकी एक पोती भी है? इस कहानी में क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने मुझे पहले बताया होता कि तुम्हारी कोई बहन भी है तो कल हम उसके लिए भी कोई गिफ्ट ले लेते। खैर, अगर रास्ते में कोई मॉल मिले तो रुकना, हम वहां से ही उसके लिए कुछ गिफ्ट ले लेंगे। मिली ने शिकायत की। मिली ने आगे कहा, पहली बार मेरी ननद अपनी भाभी से मिलेगी और मैं उसे कोई गिफ्ट भी ना दूं, भला ये मेरे लिए कितनी शर्म की बात होगी। मिली का चेहरा देखकर राहुल ने मजाकिया अंदाज में कहा, ऐसा भी नहीं है। अरे तुम कितनों के लिए खरीदोगी? मेरे बहुत सारे कजन हैं और हम सब एक ही छत के नीचे रहते हैं। ऐसा? मिली के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो इस बात से हैरान है कि राहुल की 4 पुश्तें अब तक एक साथ एक ही छत के नीचे रहती हैं। राहुल को लगा कि मिली गिफ्ट को लेकर परेशान है, इसीलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, परेशान मत हो। हमारे घर के नियम के अनुसार जो घर के बड़े होते हैं सिर्फ वही छोटों को गिफ्ट देते हैं और मैं घर पर 7वें नंबर पर हूँ और मुझसे छोटे सिर्फ 4 लोग हैं।
तो हमें सिर्फ 4 लोगों को ही गिफ्ट देने हैं। तुम्हारे घर में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, मिली ने कहा। मिली के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर राहुल ने हंसते हुए कहा, मिली, मैंने पहले ही सबके लिए गिफ्ट्स ले लिए हैं। क्या तुम्हारे बैग में गिफ्ट्स हैं? मिली ने सोना को एक और किया और राहुल का बैग चेक किया। इसमें क्या है? जब मिली ने बैग टटोला तो उसे कुछ अजीब सा लगा। सोना का भी ध्यान बैग की तरफ हो गया। उसने भी उत्सुक होकर पूछा, पापा, इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, ये सब क्या है? तुमने उसे खोलकर देखा तो नहीं? राहुल ने गाड़ी की स्पीड धीमी कर ली। जब वो बैग के अंदर का सामान देख रही हो तब वो मिली के चेहरे के एक्सप्रेशन देखना चाहता था। बैग की चेन खुली। मिली एक एक करके सामान को निकालने लगी और सोना सामान को दूसरी तरफ रखते जा रही थी। जब उसने सारा सामान बाहर निकाला तो उसमें से 9 ज्वेलरी बॉक्स थे और 2 घड़ी के डिब्बे थे। ज्वेलरी का ब्रांड काफी फेमस था और उसके गहने काफी महंगे आते हैं, पर उसकी क्वालिटी भी काफी बेहतर होती है और घड़ी भी बहुत ही महंगे ब्रांड की थी। जब मिली ने ज्वेलरी का बॉक्स खोला तो पहले बॉक्स में ईयररिंग थी, जिसमें दाम तो नहीं लिखा हुआ था, पर मिली ने गैस किया कि लगभग 20,000 का होगा। जब उसने दूसरा डिब्बा खोला तो उसमें बुद्धा की एक मूर्ति थी। 9 ज्वेलरी बॉक्सेस में से 3 में ईयररिंग्स, 3 में बुद्धा की मूर्ति और 3 में नेकलेस था और बाकी 2 घड़ी के डिब्बे थे। अगर इन गिफ्ट्स की कीमत लगाई जाए तो ये कुल मिलाकर लगभग लाखों के होंगे। राहुल, तुमने ये सब कब खरीदा? मिली थोड़ी हैरान थी। अगर राहुल की इनकम के हिसाब से इसकी तुलना की जाए तो इनकी कीमत उतनी ज्यादा भी नहीं थी। राहुल ने ये सारा सामान अपने छोटे भाई बहनों के लिए लिया है। तुम अपने छोटे भाई बहनों के गिफ्ट्स के लिए इतना पैसा कैसे खर्च कर सकते हो? मैंने पहले से ही उनके लिए गिफ्ट तैयार कर लिए थे, मिली ने कहा। राहुल ने हंसते हुए कहा, जब हम घर जाएंगे तो हर एक बहन को ईयररिंग देंगे। इसके अलावा मेरे भांजे भी हैं जिनको मैं ये बुद्धा की मूर्ति दूंगा, और इसके अलावा मेरी भांजी भी है जिन्हें मैं नेकलेस का सेट दूंगा। राहुल की छोटी बहन है जिसका नाम है सपना। भले ही वो बचपन से हमेशा अपने दादा दादी के साथ रहती थी, पर फिर भी वो राहुल के काफी करीब थी। इसीलिए राहुल ने अपनी छोटी बहन और अपने भांजे भांजी को भी याद रखा। ठीक है, जैसा तुम कहो, मिली ने जवाब दिया। वो लोग राहुल के घर पहुंच चुके थे। वहां घर पर काफी भीड़ जमा हुई थी। आदमी और औरत मिलाकर कुल 20 लोग हैं। सारे बड़े बुजुर्ग गार्डन के पिछले हिस्से की ओर जा रहे थे। फिर सेकंड जनरेशन के 5 से 6 लोग जल्दी से आंगन में आए। छोटी सपना से पूछती है, क्या तुमने कभी भाई से कांटेक्ट नहीं किया? नहीं, मेरी कभी हिम्मत भी नहीं हुई। क्या तुम पापा का गुस्सा नहीं जानती? मैं तो उन्हें सिर्फ टीवी पर ही देखा करती हूँ, सपना उदास मुंह से जवाब देती है। दरअसल जब तक राहुल के पापा ना कह दें तब तक सपना अपने भाई से कोई ताल्लुकात नहीं रख सकती। सपना की क्लास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो राहुल के फैन हैं। उसने उन्हें बताया भी कि राहुल उसका भाई है, पर उन्हें उस पर भरोसा नहीं हुआ। मोहनलाल अपने बच्चों के साथ कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हैं। घर के सारे बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं और बातें कर रहे हैं। सपना सबसे कहती है, हमारा भाई भी बहुत बड़ा स्टार है, और तो और वो अभी तक अपनी जमीन से जुड़ा हुआ है। हाँ, और हमारा भाई तो, रूही चिल्लाने लगी कि राहुल भाई बस पहुंचने ही वाले हैं। इसमें ग्राउंड के बाकी लोग भी अपनी जगह पर खड़े हो गए। सपना, क्या राहुल भाई वापस आ गए? आंटी, क्या राहुल मामू वापस आ गए हैं? सारे बच्चे राहुल को बहुत ही ध्यान से देखने लगे। राहुल के कजन्स ने हंगामा मचाया हुआ है। जब राहुल घर छोड़कर चला गया था तो इन सबने देखा कि उनका एक भाई है जो इनसे दूर जा रहा है, पर मोहनलाल के डर की वजह से कोई भी राहुल से मिलने नहीं गया। पर आज ये सब 7वें आसमान पर हैं और राहुल के साथ मस्ती करने को तैयार हैं। घर के सबसे छोटे बच्चे जो लगभग 5 से 6 साल के थे, उन्होंने कभी भी राहुल को नहीं देखा था। एक तो परिवार में उसका कभी जिक्र नहीं हुआ और ऊपर से वो इतना बड़ा स्टार है जो हर दिन इंटरनेट और टीवी पर छाया रहता है, तो भला किसे ही भरोसा होगा कि सुपरस्टार राहुल उनके अंकल हैं। अपने आसपास के छोटे बच्चों की हालत देखकर सपना और छोटी समझ चुके थे कि आज ये मस्ती रुकने वाली नहीं है। सपना कहीं खो गई और चुप हो गई। शायद वो खुद को इस सिचुएशन के लिए तैयार कर रही थी। सपना, तुम्हें क्या हुआ? सपना ने राहुल को बहुत समय से नहीं देखा था। उसे लगा कि ये कोई सपना है। वो अपने भाई से मिलने के लिए तरस गई थी। उसके पापा के डर से वो कभी राहुल से मिल नहीं पाई थी। उसे लग रहा था कि राहुल को जब वो देखेगी तो वो टूट जाएगी या रो पड़ेगी। हमें यहां से जाना चाहिए। सपना ने अपनी आंखें फेर ली।
छोटी ने इशारा करते हुए कहा, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी करो, भैया बस आ ही गए हैं। सारे छोटे बच्चे एक ही साथ पीछे मुड़ गए और वो कमरे से बाहर आकर दरवाजे पर खड़े होकर चिल्लाने लगे, राहुल के घर में आज त्योहार मनाया जा रहा है। सब बच्चे खुशी से झूम रहे हैं जैसे वो बारिश में नाच रहे हों। राहुल के चाचा अपना कोट लिए कमरे से बाहर निकले और कहा, शोर क्यों मचा रहे हो? जाकर पता करो कि राहुल की क्या खबर है। क्या राहुल वापस आ गया है? ये सुनते ही राहुल की चाची उठ खड़ी हुई। वो एक काफी दयालु औरत हैं। उन्होंने अपने दरवाजे का पर्दा हटाकर बड़ी ही उम्मीद से पूछा, किसने कहा? ये किसने कहा? भैया भैया। दरवाजे पर घर की तीसरी बेटी और छोटे बच्चे खड़े थे। मोहनलाल काफी ज्यादा सख्त हैं। उन्होंने दरवाजा खोला और बाहर आकर चिल्लाने लगे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने अभी तक अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं की है। मोहनलाल इस पूरे परिवार में सबसे ज्यादा खड़ूस हैं। घर के सारे छोटे भाई बहन और बच्चे सब उनसे डरते हैं। राहुल के चाचा ने इस बार बिना डरे उनकी आंखों में देखते हुए कहा, भैया मैं बस इतना पूछ रहा हूं कि क्या राहुल वापस आ चुका है? मोहनलाल ने अपनी भौएं उठाते हुए कहा, तुमसे किसने कहा? राहुल के चाचा ने कहा, क्या आपने अभी बच्चों की आवाज नहीं सुनी जो चिल्ला चिल्लाकर ये कह रहे थे? टॉपिक चेंज मत कीजिए, साफ साफ बताइए कि राहुल वापस आ रहा है क्या? हाँ। मोहनलाल ने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद हामी भरी। इस वक्त राहुल की मां सुमित्रा दरवाजे पर छींकते हुए कंबल लिए अंदर की ओर जा रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो राहुल से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। साथ ही साथ वो मोहनलाल के गुस्से से भी डर रही थी। सुमित्रा जी ने हंसते हुए कहा, सुबह की ही फ्लाइट थी, अब तक तो वो लोग पहुंचने वाले भी होंगे। मैं उनके लिए ही कंबल सुखा रही थी, शायद उन्हें रात में जरूरत पड़ जाए। राहुल के चाचा ने कहा, भाभी आप क्या कर रही हैं? आपने तो बताया भी नहीं कि राहुल आज वापस आ रहा है। एक छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई और बोली, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, पर आपने मुझे भगा दिया। बच्ची की बात सुनकर सब हंस पड़े। राहुल के चाचा को ऐसा नहीं लगता था कि परिवार के हेड यानी मोहनलाल राहुल को घर आने की परमिशन देंगे। घर का हर मेंबर मोहनलाल के पास आकर राहुल के बारे में पूछने लगा, भैया क्या राहुल आज वापस आ रहा है? आज मैं काम पर नहीं जाने वाला। आज तो मैं पूरे दिन बैठकर राहुल से बातें करूंगा। मैं नंदू को कह देता हूं कि वो बाजार से और भी सब्जियां ले आए। आज तो हम सब पार्टी करेंगे। राहुल के घर के बड़े आज बच्चे बन चुके थे, क्योंकि वो राहुल को कई सालों के बाद देखने वाले थे। 4 साल तक उन्होंने राहुल को नहीं देखा और 4 साल तक उन्होंने कोई बातचीत भी नहीं की। इन 4 सालों में उन्होंने राहुल को बहुत मिस किया। इस वक्त राहुल घर पहुंच ही चुका था। इन 4 सालों में वो शहर बिल्कुल नहीं बदला था। पहले आने जाने में जितना टाइम लगता था, अब भी उतना ही टाइम लगता है। घर आते हुए अपने आसपास के घरों को देखकर राहुल के मन में कई सवाल आ रहे थे। एक समय जब वो इन रास्तों पर चलता था तो वो अपने पापा का हाथ थामकर धीरे धीरे चलता था। वो इन्हीं रास्तों पर अपने भाई बहनों के साथ खेला करता था। ये रास्ते उसकी कई यादों को समेटे हुए हैं। अपने अतीत को याद करते हुए राहुल काफी बेचैन हो गया था, इतना कि उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। राहुल, तुमने मेरे बारे में क्या सोचा है? मिली राहुल से ज्यादा परेशान है। मिली घर आने से पहले आगे वाली सीट पर आकर बैठ चुके थे। उसने अपना मेकअप ठीक किया और अपने कपड़े अच्छे ढंग से पहने, इस डर से कि कहीं किसी को कुछ गड़बड़ ना लग जाए। आज मिली बहुत खूबसूरत लग रही है। उसके लंबे घने बाल खुले हुए थे और उसका चेहरा हल्के मेकअप से चमक रहा था। उसने नीली आसमानी कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उसके साथ पीले रंग का ब्लाउज पहना हुआ था और पिंक हील के साथ वो एक संस्कारी लड़की का लुक दे रही थी। राहुल ने कहा, अगर तुमने यही कपड़े बाहर पहने तो शायद प्रॉब्लम ही हो जाए। मिली राहुल का मतलब नहीं समझी और उसने कहा, क्या प्रॉब्लम होगी? तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और जब तुम ऐसे बाहर जाओगी तो हर कोई तुम्हें ही देखने लगेगा, तो ऐसे में मुझे तो प्रॉब्लम होगी ना। राहुल ने सीरियस होकर कहा, और जब कोई तुम्हें घूरेगा तो मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा? फिर तो झगड़ा होना ही है। बकवास बंद करो। मिली का चेहरा लाल हो चुका था। राहुल को देखते हुए उसकी आंखों में एक अलग चमक है। अपने माँ बाप को एक दूसरे से फ्लर्ट करते देख सोना, जो पीछे की सीट पर बैठी हुई थी, उसने राहुल से कहा, पापा क्या सोना भी सुंदर है? आज सोना भी बहुत प्यारी लग रही है। उसने भी ब्लू कलर की प्रिंसेस कट पहनी हुई है और साथ ही में उसने पिंक कलर के प्रिंसेस शूज भी पहने हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे के साथ मैचिंग किया है।
बहुत प्यारी लग रही है मेरी सोना, राहुल ने हंसते हुए कहा। सोना राहुल की छोटी छोटी बातों से ही खुश हो जाती थी, स्पेशली उन बातों से जिससे सोना को काफी ज्यादा हंसी आती है। तो इतने दिनों बाद अपने परिवार से मिलकर राहुल कैसा महसूस करेगा, और मिली को देखकर राहुल के परिवार वाले कैसा रिएक्ट करेंगे? क्या मोहनलाल मिली और सोना को भी अपनाएंगे? इस कहानी में क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। घर की दूरी महज 1 किलोमीटर बची थी, क्योंकि ये चुरू एक ऐसा गांव है जहां बच्चे और बुजुर्ग बहुत हैं। तो राहुल अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम कर लेता है, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत है। आज से 4 साल पहले तो ये हाई एक्सीडेंट जोन भी था। तभी चलते चलते अचानक राहुल और मिली देखते हैं कि रोड ब्लॉक्ड है। बहुत सी गाड़ियां वहां खड़ी हुई हैं और लोगों की भीड़ जमा है। ये वहां क्या हो रहा है? मिली ने उस भीड़ को देखकर राहुल से कहा। पता नहीं। उनकी गाड़ी वहां तक पहुंचती है। राहुल और मिली अपनी अपनी तरह से देखने लगते हैं कि वहां क्या हो रहा है। तभी राहुल कहता है, मैं जाकर देखता हूं कि क्या हो रहा है। मिली उसे रोकती है, नहीं रुक जाओ। अरे पर मिली, देखना तो पड़ेगा ना, मेरा गांव है, शायद मैं कुछ हेल्प भी कर सकूं। राहुल नीचे उतरता है। मिली और सोना गाड़ी में ही बैठे रहते हैं। राहुल उतरकर उस भीड़ में जाने लगता है। वो वहां खड़े एक आदमी से पूछता है, क्या हुआ? वो आदमी बिना उसे देखे बोलता है, शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है। राहुल धीरे धीरे आगे जाने लगता है। जब वो आगे जा रहा होता है तभी उसे आसपास खड़े कुछ लोगों की बातें सुनाई देती हैं। मुझे लगता है किसी लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, एक कहता है। हाँ, ये वो आयुर्वेदिक के डॉक्टर साहब के परिवार की कोई लगती है। ये सुनते ही राहुल एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वो वहीं रुकता है और उस आदमी से पूछता है, क्या ये शेखावत साहब के यहाँ से है? हाँ, वही लगती है। राहुल अब तेजी से आगे बढ़ने लगता है और वो लोगों को धक्का देकर हटाने लगता है। आगे बढ़ते बढ़ते राहुल को कुछ जानी पहचानी सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। दीदी उठो, उठो दीदी, किसी एक बच्ची की आवाज आती है। हाँ प्लीज दीदी, जल्दी से उठ जाओ, दूसरा बच्चा सिसक सिसक कर बोलता है। वहीं एक तीसरे बच्चे की भी आवाज सुनाई देती है, मैं घर जाकर पापा को बुलाकर लाता हूं। जमीन पर बेहोश पड़ी लड़की का नाम सपना है। उसी के पास बैठे 3 छोटे छोटे बच्चे जो सिसकियां भर रहे थे, वो हैं छोटी, टीकू और राजू। इन्हीं सबके पीछे एक भूरे बालों वाला यंग आदमी खड़ा हुआ है। वो जमीन पर लेटी हुई सपना को देखकर कहता है, मुझे सब पता है, ये नाटक बंद करो और उठो। मैं तुम जैसे लोगों को बहुत जानता हूँ जो पैसों के लिए ऐसे टकरा जाते हैं। उठो, मैंने तुम्हें कोई टक्कर नहीं मारी है। सिसकियां भरता हुआ राजू उस पर जोर से चिल्लाता है, झूठ बोल रहे हो तुम, हमने तुम्हें देखा है सपना दीदी को टक्कर मारते हुए, और ये सामने वाली दुकान पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, उसमें सब रिकॉर्ड हो गया होगा, तो तुम झूठ मत बोलो। इतने छोटे से बच्चे से डांट खाने की वजह से वो आदमी गुस्सा हो जाता है। ओए छोटू, सोच समझ कर बात कर, तुझे माँ बाप ने सिखाया नहीं कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? और ये ले, ये 1000 रुपए, इतने काफी होंगे इस लड़की के इलाज के लिए। ये ले और इसे हटा यहाँ से, रास्ता खोल ताकि हम जा सकें। ये कहते कहते उस भूरे बालों वाले आदमी ने अपना वॉलेट निकाला और उसमें से 2 500 के नोट निकालकर सपना पर फेंक दिए। उस आदमी की ऐसी हरकत देखकर वहां खड़े लोग उस पर भड़क जाते हैं। ओ भाई साहब, ये क्या बदतमीजी है? तुम ऐसे किसी को टक्कर मारकर पैसे देकर निकल जाओगे क्या? एक बुजुर्ग आदमी ने गुस्से से कहा। भीड़ में खड़ा एक लड़का चिल्लाता है, और नहीं तो क्या, तेरे बाप की सड़क है क्या जो ऐसे गाड़ी चला रहा था? वहां खड़े कुछ लोगों ने एम्बुलेंस के लिए कॉल कर दिया था, तो कुछ ने पुलिस को कॉल कर दिया था। अब की बार टीकू जोर से चिल्लाया, ये उठा लो तुम्हारे पैसे, अगर हमारी दीदी को कुछ हुआ ना तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वो भूरे बालों वाला आदमी अभी भी उन्हीं पर चिल्ला रहा था। यार तुम कैसे बच्चे हो, तुम जैसे लालची लोग ऐसे नहीं मानोगे। रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाता हूँ। हाँ बुला लो, वो तुम्हें ही बंद करेगी जेल में। ये सुनते ही वो आदमी भड़क गया और उसने उस छोटे बच्चे टीकू पर हाथ उठा दिया। लेकिन तभी कहीं से एक हाथ उन दोनों के बीच में आया और एक छोटे से पैंतरे से उस आदमी के हाथ को रोक भी लिया और उसे जमीन पर भी गिरा दिया। उसके गिरते ही जमीन से एक धूल का गुबार हवा में उड़ने लगा। ये कौन था? वहां खड़ा हर गांव वाला जानता था कि शेखावत परिवार के लोग भारत की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट कलरी के एक्सपर्ट हैं, और ये भी उसी तकनीक से ही किया जा सकता है। सब पलट कर देखते हैं तो पता चलता है कि ये राहुल है, जिसने उस आदमी को जमींदोज कर दिया था। राहुल लोगों को धक्का मारते हुए सीधे आगे आ गया था। वो आदमी नीचे गिरते ही जोर से चिल्लाया, आह! वहां खड़ा हर कोई बस राहुल को ही देख रहा था।
तभी वो आदमी अपने आप को संभाल कर वापस उठ खड़ा होता है। कौन है तू? हाँ, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अबे तू जानता है मैं कौन हूं? राहुल अपने दोनों हाथ बांधता है और कहता है, नहीं मैं नहीं जानता, कौन है तू? अबे मेरा नाम राजवीर है, मेरा बाप इस गांव का बहुत बड़ा साहूकार है, वो दांत पीसते हुए कहता है। राहुल भी अपने गुस्से पर कोई काबू नहीं रखता। सुन, अपने बाप के नाम पर उछलने वाले नालायक, कितना बड़ा है तेरा बाप वो तेरी हरकतों से समझ आ ही रहा है। चुपचाप अपनी गाड़ी ले और निकल यहाँ से, नहीं तो तुझे इतना मारूंगा कि शेखावत खानदान भी तेरा इलाज करके तुझे बचा नहीं पाएगा। वो आदमी जोर जोर से राहुल की बात सुनकर हंसने लग जाता है। अच्छा, अबे तू है कौन? मैं हूं राहुल शेखावत। राहुल के नाम बोलते ही सब एकदम से चुप हो जाते हैं और उसे देखकर चौंक जाते हैं। ये वही राहुल है जो अपना घर छोड़कर चला गया था। उसके नाम लेते ही बहुत से लोगों ने उसे ध्यान से देखा तो उन्हें याद आया कि वो फेमस सिंगर है। वो आदमी भी उसका सरनेम सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि राहुल का परिवार बहुत ज्यादा ही फेमस है। वैसे भी ये दुनिया में जो लोग फेमस होते हैं उनसे सब लोग डरते भी हैं, क्योंकि सबको यही लगता है कि उनकी किसी न किसी बड़े आदमी से जान पहचान होगी ही। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं देख लूंगा तुझे। ये बोलकर वो भूरे बालों वाला आदमी वहां से निकल जाता है। राहुल पलटकर देखता है तो जमीन पर पड़ी लड़की उसकी ही सगी बहन होती है। राहुल नीचे बैठकर उससे कहता है, सपना सपना। वो तीनों बच्चे भी राहुल को देखकर पहले तो हैरान होते हैं, फिर उनमें से एक छोटी बच्ची कहती है, आप यहाँ? राहुल नीचे जाकर सपना के पास बैठता है और छोटी से कहता है, ये सब बातें हम घर चलकर करेंगे। राहुल ये बोलते बोलते सपना के हाथ पर पल्स चेक करने लगता है। इसकी पसलियों में लगी है शायद। वो सपना की नब्ज पकड़कर अनुमान लगाने लगता है। बचपन से जवानी तक वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के बीच रहा है, इसीलिए उसने इतना हुनर तो सीख लिया है। हालांकि वो कोई बड़ी बीमारियों को नहीं समझ पाता, लेकिन हाँ, वो ऐसी छोटी मोटी चोटों के बारे में समझ जाता है। क्या हुआ राहुल भैया? सपना दीदी को क्या हुआ? राजू पूछता है। राहुल ने सपना को उठाना शुरू किया। अब ये सब छोड़ो और चलो इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। राजू और टीकू, तुम दोनों यहीं रुको और जाकर घर वालों को इन्फॉर्म करो। मैं और छोटी इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। लेकिन आप कौन से हॉस्पिटल जा रहे हो? राहुल को जाते हुए देखकर राजू ने जोर से चिल्लाकर पूछा। सेंट्रल हॉस्पिटल। दरअसल ये दुर्घटना जहां हुई थी वहां से सबसे नजदीक सेंट्रल हॉस्पिटल ही था, जो कि यहाँ से महज 5 मिनट की दूरी पर ही था। राहुल सपना को अपनी गोदी में लेकर दौड़ लगाता है और छोटी उसके पीछे पीछे दौड़ती है। मिली उसे एक लड़की को लाते हुए देख गाड़ी से निकलकर भागकर उसके पास जाती है। राहुल, क्या हुआ और कौन है ये? राहुल सीधे अपनी गाड़ी के पास जाकर पीछे का दरवाजा खोलता है और पीछे वाली सीट पर सपना को लिटा देता है। छोटी, तू पीछे बैठ, सपना के पास। छोटी पीछे बैठ जाती है। राहुल आगे का दरवाजा खोलता ही है कि सामने के दरवाजे पर खड़ी मिली पूछ लेती है, अरे राहुल, क्या हुआ और कौन है ये? राहुल उसे देखकर कहता है, ये दोनों मेरी बहनें हैं। ये बोलते ही राहुल गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। मिली पहले तो चौंक जाती है, फिर वो भी दरवाजा खोलकर आगे वाली सीट पर बैठ जाती है। क्या नाम है इनका? मिली बैठते ही पूछती है। सपना और छोटी। राहुल गाड़ी चालू करता है और वहां से हॉस्पिटल के लिए गाड़ी निकाल लेता है। मिली पीछे घूमती है और सपना की तरफ देखती है। वो अभी भी बेहोश है। फिर वो छोटी को देखती है और बोलती है, हेलो, तुम सपना हो या छोटी? मैं छोटी हूँ। छोटी बिना मुस्कुराए हुए जवाब देती है। उन दोनों के पास सोना बैठी रहती है। राहुल सोना से कहता है, सोना बेटा, इन्हें हेलो कहो, ये दोनों आपकी बुआ हैं। सोना छोटी की तरफ देखती है। हेलो बुआ। सोना की क्यूट आवाज सुनकर छोटी के चेहरे पर लंबी सी मुस्कान आ जाती है। वैसे इसे हुआ क्या है? मिली पूछती है। एक्सीडेंट हो गया है, एक कार ने टक्कर मार दी है। राहुल गाड़ी थोड़ी तेजी चला रहा होता है ताकि जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाए। छोटी बोलती है, राहुल भैया, गलती मेरी है, मैंने सपना दीदी से जिद की थी कि वो हम सबको बाहर लेकर चलें। शट अप छोटी, ये तेरी वजह से नहीं, उस घमंडी राजवीर की वजह से हुआ है। ये बता, सेंट्रल हॉस्पिटल अभी भी है ना? हाँ हाँ, वो तो है अभी भी, छोटी ने जवाब दिया। तभी राहुल का मोबाइल फोन बजता है। अपनी कार की स्क्रीन पर कॉलर आईडी को देखकर राहुल फोन उठाता है। हाँ माँ। सामने से राहुल की माँ सुमित्रा की आवाज आती है। राहुल, सपना को क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? और अभी तुम कहाँ हो? माँ शांति रखो, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, मैंने देख लिया है और अभी मैं उसे सेंट्रल हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, कुछ खास नहीं हुआ है। राहुल ने अपनी माँ को शांत करते हुए कहा। ठीक है, ले जाओ उसे, मैं तुम्हारे पापा से बोलती हूँ कि वो सेंट्रल हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट को कॉल कर दें।
वो उन्हें जानते हैं। राहुल की माँ ये बोलकर फोन काट देती है। पापा, बुआ को क्या हुआ है? सोना भी चिंता करने लग जाती है। कुछ नहीं बेटा, बुआ ठीक है, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है। राहुल उसे भी शांत कराता है। तभी सोना अचानक से छोटी की तरफ पलटती है। बुआ, आप कितने साल के हो? कौन, मैं? छोटी उससे पूछती है। हाँ आप। मैं तो अभी 15 साल की हूँ। और आप कितने साल की हो? वो सोना से पूछती है। सोना उसको जवाब देती है, मैं तो अभी 4 साल की हूँ। अच्छा। छोटी वापस सपना को संभालने में लग जाती है। इतने में सोना अपने हाथों पर गिनने लगती है कि छोटी सोना से कितने साल बड़ी है, लेकिन बच्ची होने की वजह से वो गिन नहीं पाती है। फिर वो सीधे छोटी को ही देखती है और कहती है, आप मुझसे कितने बड़े हो? छोटी फिर से मुस्कुरा देती है, मैं आपसे शायद 11 साल बड़ी हूँ। छोटी धीरे धीरे सोना की वजह से नॉर्मल होने लगती है। वो सोना से पूछती है, आपको घर पर मैथ्स कौन सिखा रहा है? वैसे तो मैं स्कूल में सीख रही हूँ, पर घर पर मुझे पापा सिखाते हैं। सोना उसको ईमानदारी से जवाब देती है। राहुल का नाम सुनते ही छोटी जोर जोर से हंसने लग जाती है। राहुल भैया के मैथ्स के मार्क्स के किस्से तो पूरे गांव में मशहूर हैं, वो तुम्हें क्या ही पढ़ाएंगे। छोटी अभी भी हंस रही है। ये बात सुनकर मिली भी हंसने लग जाती है। तभी राहुल एक लेफ्ट लेता है और सामने सेंट्रल हॉस्पिटल की बिल्डिंग दिखाई देती है। क्या राहुल और उसकी फैमिली को उसके परिवार वाले एक्सेप्ट करेंगे? क्या सपना ठीक है? इस कहानी में क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। राहुल के उस गांव में केवल एक ही पुलिस स्टेशन था। ज्यादा आबादी ना होने की वजह से वहां पुलिस भी ज्यादा नहीं थी। अमूमन ऐसे छोटे छोटे गांवों में लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ मौजूद पुलिस भी सभी को जानती है। खासकर वो ये भी जानते हैं कि गांव में कौन किस रुतबे का है और कौन कितना बड़ा अपराधी है। इस वक्त वहां पुलिस स्टेशन में महज 2 पुलिस वाले मौजूद हैं। एक सीनियर ऑफिसर जिसकी उम्र लगभग 55 साल है और एक जूनियर ऑफिसर जिसकी उम्र लगभग 28 साल है। वो दोनों बैठकर कुछ फाइल्स देख रहे हैं। सर, आपको यहाँ कितने साल हो गए? जूनियर सीनियर से पूछता है। मुझे तो बेटा 30 साल हो गए हैं। बहुत बार ट्रांसफर हुआ, लेकिन मैंने जुगाड़ बिठा ली और देख आज तक यहीं हूँ। सीनियर एक तरह से बोलते बोलते कहीं खो जाता है, जैसे अपने पिछले 30 सालों को याद करने लगा हो। मैं अगर सच कहूँ ना सर, तो मेरा तो मन करता है कि मैं आज ही यहाँ से चला जाऊँ। यहाँ पर क्या है, छोटा सा गांव, लोग सब एक दूसरे को जानते हैं। इन 2 सालों में सबसे बड़ा अपराध आया भी तो ये कि किसी की भैंस को किसी ने भगा दिया, तो किसी ने किसी के खेत से चने चुरा लिए। ये भी कोई अपराध हुआ? वो जूनियर उदास होकर कहता है। सीनियर हंसने लग जाता है। अरे बच्चू, यही तो खासियत है यहाँ की। जितने कम अपराध उतना कम काम और उतना ही कम प्रेशर। अरे सर, आपकी तो उम्र हो गई है। मैं तो पुलिस में आया इसलिए था कि अपराध खत्म कर दूंगा, हर अपराधी का नाम मिटा दूंगा। लेकिन कर क्या रहा हूँ, यहाँ बैठे बैठे भैंसों को ढूंढ रहा हूँ। अरे तेरी उम्र में आग होती है बेटा। मैं भी यही सोच कर आया था कि अपराध खत्म कर दूंगा, हर मुजरिम को जेल के सलाखों के पीछे भेज दूंगा। लेकिन जब असलियत देखी तो समझ आया कि यहाँ किसे पकड़ना है और किसे नहीं, ये उसका अपराध नहीं बल्कि उसकी पहचान पर निर्भर करता है। सीनियर ये बोलते बोलते दुखी हो जाता है। क्यों, ऐसा क्या हो गया था? इसके पहले आप कहाँ थे? जूनियर उससे और भी ज्यादा जानना चाहता है। अरे बेटा मत पूछ, जख्म हरे हो जाते हैं। सीनियर उसे मना करता है। अरे बताओ ना सर, आपसे हमेशा सीखने को मिलता है। अरे आप मेरे गुरु हैं गुरुजी। ये बोलते बोलते वो जूनियर पुलिस वाला सीनियर के आगे हाथ जोड़ने लग जाता है। ये देखकर उसे हंसी आ जाती है। अच्छा गुरुजी। तो सुन, इसके पहले मैं इस राज्य के सबसे बड़े शहर में पोस्टेड था। वहाँ की बात है, एक रात मुझे ड्रिंक एंड ड्राइव चेक करने के लिए एक चौराहे पर खड़ा किया गया। मैं नए नए जोश में था। उस रात मैंने बहुत सी गाड़ियाँ रोकी, बहुत से चालान काटे। फिर एक आई बड़ी सी गाड़ी, महंगी वाली। मैंने उसे हाथ दिखा दिया, वो रुकी। उसका कांच नीचे उतरा और उसमें वहां के एमएलए का छोटा भाई बैठा हुआ था। मैंने उसे बोल दिया कि इस मशीन में फूंक मार दो। बस फिर क्या था, वो उतरा और उसने मेरे सीनियर के सामने चिल्लाना शुरू कर दिया कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की, साले की नौकरी छीन लूंगा। वो भयानक नशे में था और बोलते बोलते चिल्लाते चिल्लाते उसने मेरे गाल पर एक जोर का थप्पड़ मार दिया। ये सुनते ही जूनियर का खून खौल उठा। क्या, पुलिस वाले को मारा? फिर आपने क्या किया? तुझे क्या लगता है मैंने उसे छोड़ा होगा? सीनियर ने पूछा। बिल्कुल नहीं, जूनियर कॉन्फिडेंटली बोला। हाँ,
छोड़ दिया मैंने उसे। और पता है क्यों? जूनियर ने नाम में सर हिलाया। सीनियर ने बोला, क्योंकि मेरे सीनियर मेरे बीच में आ गए और उसके मारने के बाद मुझसे ही माफी भी मंगवाने लगे। जूनियर ये सुनकर हैरान था। सीनियर ने आगे कहा, उस दिन समझ आ गया बेटा कि ये वर्दी पहनकर भी सारी पावर नहीं मिल जाती, तब भी कुछ लोग आपके सर पर बैठे रहते हैं। इसीलिए तुझे बोल रहा हूँ बेटा कि यहीं छोटी जगह में ही सुख है, बाकी जगह दुख ही दुख है। उन दोनों की ये बात खत्म हुई थी कि तभी अचानक से राजवीर उस पुलिस स्टेशन में आता है। कहाँ हो सर जी? वो अंदर आते ही सीधे सीनियर पुलिस वाले को आवाज देता है। वो दोनों पुलिस वाले उठकर बाहर जाते हैं। अरे क्या हुआ भाई साहब, आज यहाँ आना कैसे हुआ? आप कह देते हम ही आपके घर आ जाते। सीनियर राजवीर से पूछता है। गांव के बड़े साहूकार का बेटा होने की वजह से राजवीर को सभी जानते थे। ये पुलिस वाले ये भी जानते थे कि वो थोड़ा सरफिरा भी था। राजवीर ने बोला, अरे आपको पता नहीं चला? अभी बाहर चौराहे पर मुझसे एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और उसके बदले मैंने उन्हें 1000 रुपए भी दिए। लेकिन वहां एक नया लड़का आया जो अपने आप को राहुल शेखावत बता रहा था। उसने आकर मुझे जोर से धक्का मारा। मेरे को वो तुम्हारे थाने में चाहिए, अभी के अभी। उसकी बात सुनकर सीनियर हंसने लग जाता है। राजवीर भाई, ऐसे काम नहीं होता है, कानून की अपनी सीमाएं होती हैं। अच्छा, तुम हमें बताओगे हमारे ही गांव में कानून की सीमा? अबे यहाँ का कानून हम ही बनाते हैं। राजवीर को ऊंची आवाज में बोलता देख जूनियर तुरंत जाता है। ओ राजवीर, आवाज नीचे करके बात कर। जूनियर को ऐसे बोलता देख राजवीर और भी ज्यादा बिफर जाता है। क्या क्या बोला तू? राजवीर, आवाज नीची कर। राजवीर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लग जाता है। सीनियर समझ जाता है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। तभी वो दौड़कर उन दोनों के बीच आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, अब माफ कर दो राजवीर भाई, लड़का नया है। राजवीर उसकी बात सुनकर रुक जाता है। अरे तो समझाओ ना इसे, नया है तो नया ही रहे, वरना अच्छा नहीं होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बैठो ना, बैठो आप। वो उसे कुर्सी पर बिठा देता है। उसको कुर्सी पर बिठाकर सीनियर भी सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है और कहता है, हाँ बोलिए क्या करना है? मैं चाहता हूं कि उस लड़के को अभी के अभी बुलाया जाए और हमारे सामने उसे सजा दी जाए। राजवीर ने गुस्से में कहा। अच्छा ठीक है, किसका लड़का है वो, कौन है? सीनियर ने पूछा। उसने अपना नाम राहुल शेखावत बताया था। राहुल शेखावत? ये नाम तो सुना सुना सा लगता है। क्या ये शेखावत फैमिली का वो लड़का तो नहीं है जो 4 साल पहले घर से भाग गया था? वो सोचने लग जाता है। होगा, मुझे क्या लेना देना। राजवीर एकदम से तुनक जाता है। सीनियर उसे समझाने की कोशिश करता है। नहीं नहीं, बात यह है ना राजवीर भाई कि पार्टी तो वो भी बहुत मजबूत है ना। आप एक काम करो, आप लोग आपस में निपट लो ना, हमें इस मामले में क्यों घसीट रहे हो? सीनियर की यह बात सुनकर जूनियर भी हैरान रह जाता है। इतने में राजवीर गुस्से में खड़ा हो जाता है। अच्छा, तो मतलब तू कह रहा है कि वो हमसे भी मजबूत पार्टी है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, सीनियर कहता है। अभी मैं समझ गया कि तू क्या कहना चाह रहा है। मुझे लगा ही था कि मुझे मेरे बाप को लाना पड़ेगा, तभी तुम जैसे लोग लाइन पर चलोगे। ये बोलते बोलते राजवीर थाने से बाहर जाने लगता है। वो थाने से निकल जाता है और फिर वापस पलटकर आता है और कहता है, इंतजार कर, लेकर आ रहा हूं मेरे बाप को। अब ये सब पार्टी वार्टी तो उसको बोलना। राजवीर तेजी से थाने से बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही जूनियर बोलता है, ये क्या किया आपने? अरे मैंने कहा था ना कि छोटी जगह का यही सुख है, सब एक दूसरे को जानते हैं। मैं जानता हूं कि राजवीर कितना बेकार और कितना घमंडी है। मैं इसे बचपन से देख रहा हूं और ये बात इसका बाप भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है। या तो वो इसको ही आने से मना कर देगा, या अगर आ भी गया तो तब कोई एक्शन ले लेंगे। अभी तो इस मामले को ठंडे बस्ते में जाने दो। सेंट्रल हॉस्पिटल चुरू। सपना हॉस्पिटल के एक प्राइवेट रूम के बेड पर लेटी हुई है। उसके एक हाथ में सुई लगाकर उसमें एक बोतल चढ़ा दी गई है। वहीं राहुल उस बेड के पास रखी एक चेयर पर बैठा है और उसने सपना का दूसरा हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा है। वहां रखी एक बेंच पर छोटी और सोना आपस में खेल रही हैं। तभी मिली कमरे से बाहर आती है और राहुल से कहती है, चिंता करने की बात नहीं है राहुल, डॉक्टर ने कहा है कि पसलियों में हल्की सी चोट आई है और सदमा लगने की वजह से बेहोश हो गई है। कुछ ही देर में होश आ जाएगा। ये सुनकर राहुल को थोड़ी शांति मिलती है। हालांकि राहुल पहले ही नब्ज देखकर समझ गया था कि सपना को ऐसी कोई खास तकलीफ नहीं हुई है। वो भी जानता था कि वो जल्द ही होश में आ जाएगी। राहुल कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी उस रूम के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। मैं जाती हूँ। मिली दरवाजा खोलने के लिए जाती है। राहुल वहीं खड़ा हो जाता है। दरवाजा खुलते ही राहुल देखता है कि दरवाजे के बाहर राहुल की फैमिली के लोग खड़े रहते हैं। उसके पिता मोहनलाल जी, उसकी माँ सुमित्रा, उन्हीं के पीछे पीछे उसके बड़े चाचा सुनील शेखावत और बड़ी चाची स्वाति शेखावत।
उसके साथ खड़े थे उसके सबसे छोटे शैलू काका और छोटी चाची रीना। शेखावत खानदान के तीनों बेटे और तीनों बहुएं हॉस्पिटल आए हुए थे। उन सबको एक साथ देखकर राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। आखिर वो उन्हें 4 से 5 साल बाद देख रहा था। राहुल वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है, एकदम सुन्न। फिर जैसे तैसे हौसला इकट्ठा करके राहुल कहता है, पापा। राहुल के गले से ये शब्द सालों से नहीं निकला था, लेकिन आज वो निकल ही गया। अपने पिता के झुर्रियों वाले चेहरे और सफेद बालों को देखकर राहुल से रुका नहीं गया और वो सीधे उनके पास जाकर अपने घुटनों के बल बैठकर उनके पैरों में गिर गया। राहुल का पिछला जन्म एक अनाथ के तौर पर बीता था, इसीलिए वो इस जन्म में अपने माता पिता को, अपने परिवार को हमेशा अपने पास रखना चाहता है। पर एक छोटे झगड़े की वजह से उसे अपने परिवार से दूर जाना पड़ा और आज इन्हें यहाँ देखकर वो बहुत ही इमोशनल हो गया था। वैसे तो अपने पिता के पैरों को छूना भारत के पुराने रिवाजों में से एक है, लेकिन आज के जमाने में कोई बेटा ऐसा नहीं करता। राहुल को ऐसा करते देख वहां मौजूद सभी लोग ये समझ गए थे कि भले ही राहुल 4 साल से बाहर है, लेकिन वो अभी भी अपने संस्कार नहीं भूला है। तभी राहुल के पिता मोहनलाल उसे उठाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे राहुल के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारते हैं। ये देख सभी हैरान हो जाते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि मोहनलाल राहुल को मार देंगे। ये तब का बकाया था जब तुम अपना घर छोड़कर चले गए थे, और वो भी तब जब तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। चांटा मारने के बाद मोहनलाल ने राहुल से कहा। वहां खड़े सभी लोग एकदम चुपचाप खड़े थे, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं ये सही लग रहा था कि राहुल ने ये गलत किया था। तभी अचानक राहुल के दूसरे गाल पर भी उसके पिता एक और जोरदार तमाचा मार देते हैं। ये इसलिए क्योंकि तुमने अपनी खुद की लाइन चूज की और अपने परिवार की फील्ड को छोड़ दिया। राहुल का गाल एकदम लाल हो चुका था और सूज गया था, लेकिन यह सिलसिला रुकने वाला नहीं था। दूसरा मारने के बाद ही मोहनलाल ने तीसरा मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया था, लेकिन तभी अचानक सोना अपनी जगह से दौड़ती हुई आई और राहुल के सामने आकर खड़ी हो गई। नहीं नहीं, मेरे पापा को मत मारो, आप गंदे हो, गंदे आदमी। उस छोटी सी बच्ची को सामने देख मोहनलाल रुक जाते हैं। इतने में राहुल की माँ भी बोल पड़ी, ये क्या कर रहे हैं आप? अपनी पोती और बहू के सामने ही अपने बच्चे को मार रहे हैं, और वो भी तब जब वो इतने सालों बाद हमसे मिल रहा है। इतने में सोना फिर से बोल पड़ती है, आप गंदे आदमी हो। तभी राहुल सोना को पकड़ता है। सोना बेटा, ऐसा नहीं बोलते, ये आपके दादाजी हैं। सोना ये सुनते ही एकदम से चौंक गई। क्या दादाजी? हाँ बेटा, ये आपके दादाजी हैं। फिर राहुल अपनी माँ की तरफ इशारा करता है और बोलता है, और ये आपकी दादी जी हैं। तभी राहुल की माँ सोना को गोद में उठा लेती है। हाँ मेरी बच्ची, मैं आपकी दादी हूँ। सोना उनके गोद में जाते ही कहती है, दादी देखो ना, पापा का फेस रेड हो गया है। ये सुनते ही सुमित्रा वापस पलटकर मोहनलाल की तरफ देखती है। पहले तो वो अपने किए पर कोई शक नहीं कर रहे थे, लेकिन सोना को ऐसा बोलते देख उन्हें भी थोड़ा सा बुरा लग रहा है। मिली पीछे खड़े खड़े ये सब देख रही है। वो इन सब मामलों में कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो समझती है कि ये राहुल और उसके परिवार का मामला है। राहुल अभी भी मुंह नीचे करके बैठा रहता है। सोना सुमित्रा देवी की गोद में रहती है और मोहनलाल से मुंह फेर लेती है। बाकी सब वहां खड़े हुए राहुल को देखते रहते हैं। क्या राहुल और मोहनलाल के बीच की दूरियां मिट पाएंगी? और कैसी रहेगी मिली और राहुल के परिवार की मुलाकात? क्या राहुल अपने परिवार वालों को सब कुछ समझा पाएगा? इस कहानी में क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मोहनलाल के इस सख्त अंदाज को देखकर उनके दोनों भाई भी चौंक गए। राहुल भी हैरान हो चुका था। राहुल को उम्मीद नहीं थी कि उसके पापा इतने खफा होंगे। ये देखकर राहुल के दोनों अंकल मोहनलाल को संभालते हैं। भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हो? आपको उससे नाराज नहीं होना चाहिए। आप शांत हो जाइए भाई साहब, क्या आप राहुल को माफ नहीं करेंगे? वो दोनों ही पिता का दर्द क्या होता है समझते हैं और राहुल की गलती को माफ करने के लिए मोहनलाल को समझाते हैं। अभी फिलहाल इस घर में मोहनलाल का फैसला ही आखिरी फैसला होगा। राहुल, तुम ठीक हो? राहुल के अंकल ने राहुल को गले लगाते हुए कहा। राहुल ने खुद को संभालते हुए अपने अंकल और मौजूद सभी लोगों से कहा, मुझे माफ करना। मैं जानता हूं कि घर से इस तरह से चले जाने से आप लोगों को कितनी तकलीफ हुई है। इतने सालों में आपने मेरी वजह से बहुत कुछ झेला है, पर यकीन मानिए मैं भी आप लोगों के बिना बहुत बेचैन था। मुझे आप सबकी बहुत याद आती थी, पर बिना कुछ काम किए मैं वापस नहीं लौट सकता था, इसीलिए मैं वापस नहीं आया। राहुल ने उन सबसे माफी मांगी, क्योंकि वो जानता था
कि उसका अचानक से चले जाना उसके माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। अगर उसके माँ बाप को उनका परिवार नहीं संभालता तो शायद आज उसके माँ बाप इस दर्द से कभी बाहर नहीं निकल पाते। थैंक यू सो मच अंकल आंटी, माँ पापा का ख्याल रखने के लिए, राहुल ने अंकल का हाथ पकड़कर कहा। राहुल के अंकल ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, राहुल ये सब तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें हमें शुक्रिया अदा करने की जरूरत है? इन सालों में अगर कोई है जिसने सबसे ज्यादा सफर किया है तो वो सिर्फ तुम हो। तुम इतने सालों से बाहर अकेले सब कुछ मैनेज कर रहे थे। एक 18 से 19 साल का लड़का सिर्फ 2000 रुपए लेकर घर से बाहर शहर चला गया था। उसकी वहां हेल्प करने वाला भी कोई नहीं था। वो हर चीज के लिए खुद पर ही डिपेंड था। उसे हर चीज खुद ही करनी पड़ती थी। हम समझ सकते हैं कि इन सालों में उस पर क्या क्या गुजरी होगी। उसने अकेले कैसे सब कुछ मैनेज किया होगा। उसके छोटे अंकल ने कहा। राहुल पूरे तरीके से भावुक हो चुका था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। इतने सालों बाद घर वापस आकर सभी अपनों से मिलने के बाद वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसा महसूस कर रहा है। पापा आप रो क्यों रहे हैं? सोना को भी रोना आ रहा है। राहुल को इमोशनल देखकर सोना की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू आ गए और वो भी रोने लगी। अरे बस रोना बंद करो। मोहनलाल अब राहुल को ऐसे और नहीं देख सकते थे। उन्होंने राहुल को चुप कराते हुए कहा, मर्द कभी आंसू नहीं बहाते, वो तो बहादुर होते हैं। देखो तुम कितने अजीब लग रहे हो। मोहनलाल की बात का असर तो हुआ। शायद राहुल बचपन में भी पापा से बहुत ज्यादा डरता था, तभी तो पापा के एक ऑर्डर पर ही वो चुप हो गया। राहुल चुप हो चुका था। अब मोहनलाल सोना को देखकर उसकी तरफ झुकते हैं और कहते हैं, सोना क्या तुम मुझे दादा नहीं कहोगी? सोना बहुत स्मार्ट है। वो सही और गलत को पहचानती है। कुछ देर पहले उसने अपने दादाजी के साथ कुछ गलत किया था और वो अब उस गलती को सुधारना चाहती है। मोहनलाल का सीरियस चेहरा देखकर वो राहुल के पीछे जाकर छिप गई और अपना हाथ बाहर निकालते हुए और डरते हुए उसने कहा, दादाजी। सोना के मुंह से ये शब्द सुनकर मोहनलाल के चेहरे की सीरियसनेस तुरंत गायब हो गई और उनके चेहरे पर खुशी छा गई। राहुल के मुताबिक इन 4 सालों में ही उसके पापा के लिए सबसे खुशनुमा पल था। मोहनलाल हंसने लगे और वो सोना को अपनी बाहों में उठाने के लिए आगे बढ़े। सोना की अपने दादा को लेकर जो पहली छवि है वो ये है कि वो एक बहुत ही बुरे आदमी है, क्योंकि उनकी वजह से राहुल रोया है। अब वो एक बुरे आदमी को खुद को गोद में कैसे लेने दे सकती है? वो मोहनलाल के बढ़ते हाथों को देखकर पीछे जाने लगी और मिली की तरफ उसने अपना चेहरा घुमा लिया। मिली जो मोहनलाल और बाकी सबके आने के बाद से बिल्कुल शांत है, उसने सोना को गोद में लिया और मोहनलाल की तरफ आगे बढ़ी। मिली बहुत परेशान है। वो बहुत नर्वस थी जब उसने पहली बार राहुल के पापा और उसके सारे रिश्तेदारों से मुलाकात की। सोना को गोद में लेकर मिली का डर थोड़ा कम हुआ। मिली आओ, मैं तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, राहुल ने खुद को ठीक करते हुए कहा। पापा मम्मी, ये मिली है आपकी बहू, और मिली ये है मेरे मम्मी पापा। राहुल के लिए सिर्फ ये जरूरी था कि मिली और उसके घर वाले एक दूसरे को जाने। उसने ये ध्यान नहीं दिया कि वो उन्हें कैसे इंट्रोड्यूस करवा रहा है। वैसे राहुल के घर वालों ने पहले ही मिली की खबरें न्यूज और इंटरनेट पर देख रखी थी, पर फिर भी जब उन्होंने खुद अपनी आंखों से दोनों को साथ में देखा तो वो भी हैरान हो गए। राहुल के घर के सभी लोग मिली को एक्साइटमेंट से घूरने लगे। राहुल के घर वाले मिली को एक बहू की नजर से देख रहे हैं। वो उसे पसंद कर रहे हैं या नहीं, ये मिली को समझ नहीं आ रहा है। आंटी, मिली ने घबराते हुए कहा, क्योंकि सब लोग उसे घूर घूर कर देखे जा रहे हैं। काफी देर तक सोचने के बाद फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो राहुल की माँ को आंटी कहकर बुलाएगी। मिली ने जैसे ही उन्हें आंटी कहा, सुमित्रा ने आगे बढ़कर मिली का बायां हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मुझे माँ कहकर बुलाओगी तो फिर तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो जाओगी। तुम भी तो हमारी जिंदगी का हिस्सा हो। आखिर हम सब भी तो एक परिवार हैं। मिली की धड़कन सुमित्रा की बात सुनने के बाद और तेज बढ़ गई। क्या हर सास बहू का रिश्ता पहली मुलाकात में इतना ही प्यारा होता है? राहुल की बजाय सुमित्रा मिली का हाथ पकड़कर उसे राहुल के ताऊ जी के पास ले गई और कहा, मिली, ये तुम्हारे सबसे बड़े अंकल हैं। मिली भी समझदार थी। सुमित्रा जैसे जैसे उसे घर के लोगों से मिलवा रही थी, वो उन्हें नमस्ते कहते जा रही थी और उनके पैर भी छू रही थी। राहुल मिली और अपनी माँ को एक साथ देखकर काफी ज्यादा खुश हुआ। अब सोना भी अपने बुरे मूड से बाहर आ चुकी थी और वो घर के सभी लोगों के साथ खेल रही थी। घर के सभी लोग सोना को बहुत दुलार कर रहे थे। एक एक करके सब उसे गिफ्ट दे रहे थे। जब सब लोग सोना के साथ खेल रहे थे तभी दूसरी ओर किसी के धम से गिरने की आवाज आई। उठो उठो। राहुल, जो अभी अपनी बहन पर ध्यान दे रहा था, अचानक से वो हैरान हो गया। हर कोई हैरान हो गया और वो सब भाग कर आने लगे।
मोहनलाल भागते हुए आए और सपना की कलाई पकड़ी। वो पानी पीने के लिए उठ रही थी तो पास ही रखा सामान गिर गया और वो भी गिरने से बच गई। कुछ देर बाद राहत की सांस लेते हुए मोहनलाल ने कहा, सब ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, बस शरीर थोड़ा कमजोर हो चुका है, ठीक होने में कुछ दिन और लगेंगे। और तुम्हें इतनी जल्दबाजी किस बात की होती है? अगली बार तुम आवाज लगा लेना, अभी अगर तुम गिर जाती तो और चोट लग जाती। मोहनलाल ने सपना को डांटा। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, राहुल ने कहा। सब लोग वहां पर खड़े होकर शोर मचाने लगे और सपना को सिरदर्द होने लगा। अरे ये शोर शराबा बंद करो, राहुल के अंकल ने सबको चुप कराते हुए कहा। सपना को अभी अभी होश आया है तो उसे थोड़ी देर आराम की जरूरत है, और अगर तुम लोग ऐसे ही शोर करते रहोगे तो वो आराम कैसे करेगी? अंकल की बात सुनकर सब लोग चुप हो गए। सिर्फ सोना सुमित्रा के साथ सपना के पास गई और उसके बगल में बैठकर कहा, दादी, बुआ का चेहरा तो बिल्कुल उदास हो गया है, सब कुछ ठीक है ना? सपना ने देखा कि उसके बगल में एक बहुत ही प्यारी सी लड़की बैठी हुई थी जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। उसे ये चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? सोना, तुम सोना हो ना? सपना की आंखें चमक उठी और उसका उदास सा चेहरा भी खिल गया। क्या बुआ सोना को जानती हैं? सोना को बहुत अजीब लगा क्योंकि उसने तो अब तक अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया था। सपना उठकर बैठना चाहती थी और सोना उसकी हेल्प कर रही थी। क्योंकि सोना के शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो सपना को उठने में हेल्प करे, तो सुमित्रा ने साइड पर अपना हाथ दिया। अरे लेट जाओ तुम, उठना क्यों है तुम्हें? फिर सुमित्रा ने सपना की हेल्प करते हुए एक तकिया उठाया और उसे सपना के पीछे रख दिया ताकि वो उस पर टिक कर बैठ सके। क्या मेरा भाई वापस आ चुका है? सपना बेड के सिराने पर टिक गई और वो भीड़ को देखकर हैरान हो गई। सोना उसके भाई की बेटी है तो जाहिर सी बात है कि अगर सोना वहां पर मौजूद है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं वहां राहुल भी मौजूद होगा ही। तुम पहले संभल तो जाओ, इतने सारे सवाल पूछना जरूरी है? राहुल मिली का हाथ थामे हुए बेड की तरफ आगे बढ़ा और सपना की तरफ प्यार से देखने लगा। वाह भाई, अब वापस आ गए हैं। सपना हैरान रह गई और उसने तुरंत उठकर राहुल को गले लगा लिया। राहुल ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, सपना तुम क्या चाहती हो? चलो अब तो आराम करो। मैं बहुत खुश हूँ। सपना जोर से हंसने लगी। पागल लड़की, फिर से दर्द हुआ क्या? राहुल ने सपना का चेहरा पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे ठीक है, अब कोई दर्द वर्द नहीं है। सपना ने हाथ मलते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। बचपन में सपना राहुल के काफी करीब थी। राहुल के जाने के बाद वो हमेशा उदास रहती थी। उसे बाहर स्कूल में हमेशा परेशान किया जाता था। वो तो राहुल था कि हर बात उसे बताता था। इस वजह से सपना राहुल से काफी ज्यादा अटैच थी और हमेशा उसके साथ ही रहती थी। 4 साल पहले राहुल का अचानक से चले जाना सिर्फ उसके मम्मी पापा के लिए ही दुखदायक नहीं था, बल्कि सपना के लिए भी ये बहुत बड़ा सदमा था। पर उस लड़की ने अपने माँ बाप की परवाह किए बिना सबसे छुपके राहुल से हमेशा से ताल्लुक रखा। राहुल को अपनी बहन की वजह से अपने परिवार के बारे में बहुत कुछ पता था। भाई, अब तक आपने मुझे अपने बगल में खड़ी इस सुंदर लड़की से इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाया? सपना थोड़ी शरारती है, ये मत कहो कि तुम मिली को नहीं जानती हो। राहुल ने अपना हाथ सपना के सिर पर रखा और उसके बालों को सहलाया। सपना ने अपना सिर उठाकर कहा, भाई आप फिर से मेरे बाल खराब करने लगे। अब से आप ये नहीं कर सकते, और अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको दांत से काट लूंगी। रियली? पहले उठकर चलो तो सही, राहुल ने अपनी बहन को तंग करते हुए कहा। सपना अपनी जगह से हिल नहीं सकती थी। उसने मिली की तरफ देखते हुए शिकायत की, भाभी क्या आप अपनी प्यारी सी ननद को परेशान होते हुए देख सकते हो? अरे लड़की, तुमने तो अभी कहा था कि तुम मिली को नहीं जानती हो, राहुल ने कहा। मिली सपना के पास आई, उसे हेलो कहा और उसके साथ मिलकर राहुल को परेशान करने लगी। सपना और राहुल की बचकानी बातों की वजह से कमरे में मौजूद सभी लोग हंसने लगे। सपना के एक्सीडेंट होने की वजह से पहले वहां का माहौल काफी ज्यादा उदास था। सपना के चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था और फिर उसने राहुल की तरफ से अपना चेहरा फेर लिया और उसे देखना बंद कर दिया। राहुल उसे चिढ़ाकर हंस रहा था। अब हमें सपना के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो चलिए हम सब चलते हैं। यहाँ पर राहुल को छोड़ देते हैं, वो सपना का ख्याल रख लेगा, अंकल ने कहा। मोहनलाल ने कहा, हाँ तो जब सपना ठीक है तो फिर मैं स्कूल जाता हूँ। स्कूल में थोड़ा सा काम बचा हुआ है, जब मैं स्कूल का काम निपटा लूंगा तो फिर मैं घर वापस आ जाऊंगा। मैं डॉक्टर के पास तुम्हारे डिस्चार्ज की बात करके आता हूँ। बस एक छोटी सी चोट थी, तो तुम्हें ज्यादा देर तक हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं है। चलो घर चलकर आराम करते हैं, छोटे अंकल ने कहा। हाँ तो चलो हम सब भी चलते हैं। इतना कहकर बाकी सब लोग अपने अपने काम पर वापस चले गए। सुमित्रा ने कहा, मैंने पहले से ही ड्राइवर को बुला लिया है, आज मैं काम पर नहीं जा रही हूँ। मोहन,
तुम अपनी कार राहुल के लिए छोड़ देना, क्योंकि मेरी कार इतनी बड़ी नहीं है कि इसमें इतने सारे लोग वापस जा सकें। राहुल ने तुरंत कहा, मम्मी मैं यहाँ कार से ही आया हूँ, पापा को कार छोड़ने की जरूरत नहीं है, वापस घर आने के लिए 2 कार काफी हैं। तुम कार से आए हो? मोहनलाल ने राहुल को घूरते हुए कहा। नहीं, ये मेरी कार नहीं है, कंपनी की कार है। कंपनी के पास काफी सारी गाड़ियां हैं, तो इसीलिए उन्होंने मुझे कार दे दी, राहुल ने जवाब दिया। मोहनलाल ने आगे कहा, ओह, इसका मतलब तुम ये कार उन्हें बाद में वापस कर दोगे? हमारे घर में कार है, तुम्हें किसी और की कार चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या राहुल के शुरू में ये दिन बिना प्रॉब्लम के निकल पाएंगे? क्या राजवीर उसे कोई तकलीफ देगा? क्या राहुल के दादाजी राहुल को माफ करेंगे? इस कहानी में क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सिटी नर्सिंग होम हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर ऑपरेशन थिएटर के बाहर 2 पुलिस वाले बैठे हुए हैं। दोनों के चेहरे पर कड़वाहट को साफ देखा जा सकता है। ये दोनों पुलिस वाले वही हैं जिन्होंने राजवीर वाले एक्सीडेंट केस को संभाला हुआ है। दोनों पुलिस वाले थोड़े से घबराए हुए ऑपरेशन रूम की रेड लाइट को चमकते हुए देख रहे हैं। इन दोनों के अलावा एक सामने की बेंच पर 2 लोग और बैठे हुए हैं। एक मिडिल एज की महिला जिन्होंने ढेर सारी ज्वेलरी पहनी हुई है। उनकी हाथ की सभी उंगलियों में सोने की अंगूठियां हैं। उनकी कलाई पर एक सोने की घड़ी है और एक हाथ में सोने के कंगन। उन्हें देखकर लग रहा है कि वो किसी अमीर परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके साथ में एक यंग लड़का बैठा हुआ है जिसने नेवी ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था। उसके हाथ में महंगी घड़ी है और उसके बाल जेल से सेट किए हुए हैं। उसने लेदर के शूज भी पहने हुए हैं और उसके हाथ में एक लैपटॉप रखा हुआ है। उसे देखकर लगता है कि वो कोई बिजनेसमैन है। ये दोनों भी परेशान दिख रहे हैं। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि राजवीर के परिवार से हैं। मध्यम आय वाली महिला राजवीर की माँ है और बिजनेसमैन दिखने वाला लड़का राजवीर का बड़ा भाई है। राहुल से झगड़े के बाद राजवीर ने तुरंत अपने भाई को बुला लिया था। दोनों पुलिस वाले ही राजवीर को हॉस्पिटल लाए थे और तुरंत उसे सर्जरी रूम में भेज दिया गया था। 1 घंटे से ज्यादा हो गया था और ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ था। आप चिंता मत कीजिए माँ, राजवीर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, राजवीर के भाई ने अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा। राजवीर की माँ की आंखों में आंसू थे। आखिर कौन सी माँ अपने बच्चे की गलती देख पाती है। बचपन से ही ज्यादा लाड प्यार से राजवीर बिगड़ गया था, पर उन्हें कभी नहीं लगा कि राजवीर बहुत बदतमीज और लापरवाह बनता जा रहा है। राजवीर की माँ ने अपने बड़े बेटे के कंधे पर सर रखा और रोते हुए पूछा, उसे कितनी चोट आई है? वो ठीक तो हो जाएगा ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। राजवीर के बड़े भाई ने अपनी माँ को दिलासा देते हुए कहा, डॉक्टर ने बताया है कि राजवीर की नाक टूट गई है और उसके आगे के 2-3 दांत भी टूट गए हैं, पर घबराने वाली बात नहीं है। डॉक्टर ने सारी जांच कर ली है, कोई अंदरूनी चोट नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये सुनकर राजवीर की माँ और भी जोर से रो पड़ी और अपने दांत पीसती हुई बोली, कौन बेरहम है जिसने मेरे बेटे को इस तरह से पीटा है? मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे को इतनी तकलीफ देने वाले आदमी को मैं माफ नहीं करूंगी। अब चिंता मत कीजिए माँ, अब इस पूरे मैटर को मैं पर्सनली हैंडल करूंगा और जिसने भी ये सब किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ऑपरेशन थिएटर की रेड लाइट बंद हो गई और डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर को बाहर आता देख राजवीर की माँ दौड़कर उनके पास गई, उन्हें दोनों हाथों से पकड़ लिया और पूछा, मेरा बेटा कैसा है? वो ठीक तो है ना? उसे होश तो आ गया है ना? उसे रिकवरी में कितने दिन लगेंगे? क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? एक सांस में रोते रोते राजवीर की माँ ने डॉक्टर से सैकड़ों सवाल कर लिए। राजवीर के बड़े भाई ने अपनी माँ को संभाला और डॉक्टरों से दूर किया। डॉक्टर्स ने कहा, अपने आप को संभालिए और चिंता मत कीजिए, नाक की छोटी सी सर्जरी हुई है, कुछ खरोंचे हैं और उन्हें आधे घंटे में होश आ जाएगा। जैसे ही वो होश में आएंगे हम आपको उनसे मिलवा देंगे। राजवीर का भाई डॉक्टर के पास आया और एक लिफाफा निकालकर डॉक्टर की जेब में रख दिया। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर ने लिफाफे की मोटाई से ही समझ लिया था कि उसमें क्या है। उन्होंने लिफाफा वापस दिया और कहा, ये मेरी ड्यूटी है, इसके लिए मुझे इस रिश्वत की या एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत नहीं है। वो मेरे पेशेंट हैं और मैं उनका बेहतर ख्याल रखूंगा। राजवीर के भाई ने लिफाफा डॉक्टर को थमाते हुए कहा, मैं जानता हूँ आप अपना काम बखूबी कर रहे हैं, पर यह किसी और काम के लिए है, शायद जरूरत पड़ सकती है, प्लीज आप मना मत कीजिए। राजवीर के घर की धाक पूरे शहर में थी और डॉक्टर भी इससे वाकिफ थे, इसीलिए वो ज्यादा मना नहीं कर सके और लिफाफा लेकर वहां से चले गए। लगभग 20 मिनट बाद दरवाजा खुलता है और राजवीर को 2 नर्सें बाहर लाती हैं। राजवीर अभी थोड़े होश में आ चुका है। राजवीर को देखकर उसकी माँ और भाई तुरंत खड़े होते हैं और दौड़कर उसके पास जाते हैं।
राजवीर थोड़ी सी आंख खोलकर अपनी माँ को देखता है और एक्साइटेड हो जाता है। राजवीर की माँ की आंखों में आंसू देखकर वो खड़ा होने की कोशिश करता है, पर नर्स उसे रोक लेती है। राजवीर अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहता है, आपको उस आदमी को ढूंढना है और उसे मेरे सामने घुटनों के बल लाकर पटकना है। मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा और मैं तब तक मारूंगा जब तक वो मुझसे माफी ना मांग ले। राजवीर का भाई उसे चुप रहने का इशारा करता है और कहता है, तुम आराम करो, अब ये सब मैं देख लूंगा। तुम्हें इस मैटर में किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमसे इस बारे में कोई कुछ भी पूछे तो तुम चुप रहोगे। अब इसके आगे तुम इस मैटर में नहीं बोलोगे। आप कहना क्या चाहते हैं? राजवीर समझ नहीं पाता है कि उसका भाई कहना क्या चाहता है। राजवीर अपने भाई से कहता है, मुझे इतनी बुरी तरह से पीटा गया है और आप चाहते हैं कि मैं चुप रहूं? आप उस इंसान को छोड़ दोगे जिसने मुझे इतनी बेरहमी से मारा है? राजवीर का भाई समझदार था। वो जानता था कि उसे सबके सामने कितनी बात करनी है। मेरे छोटे भाई, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि इस मैटर को मैं अच्छे से संभाल लूंगा। तुम बस किसी के भी सवाल का जवाब मत देना। अगर तुमसे कोई कुछ भी पूछे तो तुम सोने का नाटक करना, पर जवाब मत देना। तुम समझ गए हो ना? आंखों से इशारा करते हुए राजवीर के भाई ने उसे समझा दिया। ठीक है। राजवीर समझ गया था कि उसे क्या करना है। दोनों नर्स राजवीर को वार्ड में शिफ्ट करने के लिए ले गई। उनके साथ साथ उनकी माँ भी चली गई। राजवीर, ये वो रिकॉर्ड है जिसके बारे में हमने आपसे पहले भी कहा था। इसे चेक कर लीजिए कि इस रिकॉर्ड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और इस रिकॉर्ड पर साइन कर दीजिए, सीनियर पुलिस वाले ने कहा। राजवीर को अपने भाई की बात याद आई और सीधे उसने अपनी आंखें बंद की और अपने सिर को एक तरफ करके सोने का नाटक किया। दोनों पुलिस वाले जानते थे कि राजवीर नाटक कर रहा है, इसीलिए उसमें से एक बड़ी उम्र वाले पुलिस ने कहा, हमें पता है कि आप सच में सो नहीं रहे हैं। हमने अभी आप दोनों की बातें भी सुनी हैं। आप सोने का नाटक कर रहे हैं। राजवीर पकड़ा गया था। उसने सीनियर पुलिस वाले की तरफ गुस्से से देखा और कहा, यह हमारी पर्सनल बात थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बातें चुपकर सुनने की? सीनियर पुलिस वाले ने बड़े प्यार से कहा, मिस्टर राजवीर, हमने आपकी बातें नहीं सुनी हैं। हम जैसे ही कमरे में एंटर हुए, आप दोनों की बातों की आवाज आ रही थी, इसीलिए मैंने कहा कि आप सोने का नाटक कर रहे हैं। अगर आप साइन नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे। आप चाहें तो बाद में से साइन कर सकते हैं। सीनियर पुलिस वाला बहुत ही दयालु था। उसने राजवीर के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अभी आप अपना ख्याल रखें, और साथ ही उसे हिदायत दी कि जहां तुमने एक्सीडेंट किया है वहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कैमरा भी थे और बहुत सारे लोग भी हैं जो इसके गवाह हैं। वो गवाह काफी होंगे ये साबित करने के लिए कि तुमने उस वक्त उस लड़की को टक्कर मारी थी। तभी एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है। सीनियर पुलिस वाले के पास एक व्यक्ति की छाया दिखाई देती है। वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां पर एक मध्यम आयु वर्ग के आदमी को खड़ा पाते हैं। इस आदमी ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ है और ये आंखों पर चश्मा लगाए हुए है। इसकी उम्र लगभग 50 साल लग रही है। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा, उस आदमी ने पुलिस वाले को घूरते हुए कहा। तुम पुलिस वालों को अब तक उस आदमी को पकड़ लेना चाहिए था जिसने मेरे बेटे के साथ ये किया है, आदमी ने गुस्से से कहा। जवान पुलिस वाला लड़का अभी नया था, वो कोई जवाब नहीं दे सका और उस आदमी की आवाज से डर गया। पर सीनियर पुलिस वाला एक्सपीरियंस था। वो आगे आया और बोला, देखिए सर, आप जानते हैं कि हमारी भी सीमा होती है। आपका बेटा जब हमारे पास आया था तब उसे इतनी चोट नहीं लगी हुई थी, लेकिन अभी अचानक से ये सब बहुत बढ़ गया। हम जांच किए बिना कुछ नहीं कह सकते हैं। मिडिल एज आदमी जोर से हंसा और बोला, ओह, तो तुम्हारा कहना है कि मेरा बेटा झूठ बोल रहा है। मैं तुम पुलिस वालों की फितरत अच्छे से समझता हूँ। मैं अभी अगर तुम्हें इस काम के लिए पैसे दूं ना तो तुम एक टांग पर खड़े होकर ये काम करने लग जाओगे। अचानक से वो आदमी कमरे के कोने में जाकर अपना फोन निकालने लगा और किसी को कॉल करने लगा। कुछ देर बाद उन्होंने अपना फोन सीनियर पुलिस वाले को दे दिया और कहा, फोन पर क्रिमिनल ब्रांच ब्यूरो के डायरेक्टर हैं, लो बात करो। सीनियर पुलिस वाले ने घबराते हुए अपने हाथ में फोन लिया और कहा, हेलो, मैं पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो से बात कर रहा हूँ। सीनियर पुलिस वाला समझ चुका था कि ये फोन कॉल क्यों किया गया है। क्राइम डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने सीनियर पुलिस वाले से इस केस के बारे में पूछा और कहा, मुझे बताओ कि क्या हुआ था और वो कौन था जिसने राजवीर को पीटा था। सीनियर पुलिस वाले ने संयम भरी आवाज में कहा, सर, ये सुबह 9:30 बजे की बात है। हमें एक रिपोर्ट मिली। क्या राजवीर ने सच में टक्कर मारी है और भीड़ से उसकी पिटाई हुई है? ठीक है, अब इस मैटर को मेरी परमिशन के बिना बाहर ना लाया जाए, पुलिस ऑफिसर ने कहा। सीनियर पुलिस वाला ये जानता था कि ये मैटर अब खत्म कर दिया जाएगा, पर उनके लिए सबसे हैरानी की बात ये थी
कि राजवीर को इतनी चोट लगी कैसे, क्योंकि जब राजवीर पुलिस स्टेशन गया था रिपोर्ट के लिए तब तो उसे सिर्फ खरोंच ही थी। बाद में ऐसा क्या हुआ कि उसे इतनी चोट आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल को फंसाने के लिए राजवीर ने खुद को चोट पहुंचाई हो, या फिर ये सब ड्रामा हो। सपना को डिस्चार्ज किया जाने वाला है। राहुल और मिली हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचते हैं। तभी 5 जवान पुलिस ऑफिसर ने उसे रोक लिया। हमें अंदर जाने दीजिए, हमें जाना है, राहुल ने कहा। 5 में से एक ऑफिसर सामने आया और बोला, मैं क्राइम ब्रांच पुलिस टीम से हूँ, तुम्हारे बारे में शिकायत दर्ज हुई है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। राहुल को भरोसा नहीं था कि ये असली पुलिस भी हो सकती है। राहुल ने उसे अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाने को कहा। पुलिस वाले ने अपने पीछे के पॉकेट से सर्टिफिकेट निकाला और राहुल को दिखाया। हमें आपको अरेस्ट करना होगा। मिली अरेस्ट की बात सुनकर घबरा गई। तभी एक पुलिस वाले ने बेल्ट पर टिकी हुई हथकड़ी निकाली और राहुल की तरफ देखने लगा। अब बिना किसी क्राइम के मुझे हथकड़ी नहीं लगा सकते हो, राहुल ने गुस्से से कहा। पुलिस ऑफिसर ने कहा, तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट हुई है और हमारे पास सबूत भी हैं। हमारे पास वीडियो है जिसमें तुमने राजवीर को मारा है। राहुल उससे कहता है, उसने मेरी बहन को टक्कर मारी है, इसके लिए राजवीर को गिरफ्तार नहीं किया। क्या मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखने के लिए राजवीर ने पैसे खिलाए हैं? पुलिस ऑफिसर ये बात सुनकर गुस्सा हो गया और उसने कहा, मुझे क्राइम ब्रांच के डायरेक्टर के ऑर्डर हैं और मुझे तुम्हें लेकर जाना होगा। राजवीर को बहुत चोट लगी है और वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। राहुल हैरान था कि राजवीर एडमिट कैसे हो सकता है, वो तो बिल्कुल ठीक था। राहुल पुलिस वाले से कहता है, अगर आपको मुझे ले जाना है तो आपके पास अरेस्ट वारंट होना चाहिए। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, पर मुझे एक फ़ोन कॉल करना है, मुझे मेरे लॉयर से बात करनी है। पुलिस वाला राहुल की बात सुनकर हैरान था, क्योंकि कोई आम आदमी लॉयर नहीं रखता है। राहुल अपना फ़ोन निकालता है और पलाश को कॉल करता है। वो सारे मैटर के बारे में उसे बताता है। पलाश को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और उसे सपना के लिए भी बहुत बुरा लगता है। पलाश कहता है, तुम फिक्र मत करो राहुल, मैं सब कुछ संभाल लूंगा और मीडिया को भी मैं देख लूंगा। मैं तुम्हें इस ट्रबल से बाहर निकाल लूंगा। राहुल फ़ोन काट कर मिली के गले लगता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आता हूँ। ये सिर्फ एक छोटी सी प्रोसेस है जो मुझे पूरी करनी ही होगी। मिली घबराई हुई सी होती है। मैं जानती हूँ, हर प्रॉब्लम की तरह तुम इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकाल ही लोगे। मैं घर पर इन्फॉर्म करती हूँ। राहुल बहुत ही शांति से पुलिस वालों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और उनके पीछे पीछे चला जाता है। क्या राहुल पुलिस के चंगुल से निकल पाएगा? क्या राहुल को जेल हो जाएगी? क्या राजवीर की फैमिली राहुल को छोड़ देगी? क्या होगा जब ये खबर मीडिया में फैलेगी? इस कहानी में क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मध्य भारत के एक शहर इंदौर के बड़े और शानदार ऑफिस में शहर कलेक्टर मनीष रावत, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स और शहर के लीडर्स एक साथ शहर में मेट्रो के कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ अहम डिस्कशन कर रहे थे। शहर के लीडर्स, म्युनिसिपल पार्टी के सेक्रेटरी और अर्बन कंस्ट्रक्शन के वाइस चेयरमैन मनीष रावत के बिल्कुल सामने वाली कुर्सियों पर बैठे हुए थे। कलेक्टर मनीष रावत का मोबाइल फोन, जो कि उनके कोट की पॉकेट में रखा था, अचानक से जोर से वाइब्रेट करने लगता है। मनीष रावत के माथे पर बल पड़ते हैं और वो मोबाइल फोन को अपनी पॉकेट से बाहर निकाले बिना ही बंद कर देते हैं। हम मीटिंग के उस पॉइंट पर हैं जहां हमें किसी भी कॉल को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। मनीष रावत की बात खत्म होने से पहले ही उनका दूसरा मोबाइल, जो कि उनका वर्क नंबर है, वो भी वाइब्रेट करने लग जाता है। क्योंकि प्राइवेट नंबर पर आंसर ना किया जाए तो चलता है, लेकिन वर्क नंबर चेक करना पड़ता है कि कहीं शहर में कुछ गलत तो नहीं है। मनीष रावत अपना मोबाइल बाहर निकाल कर देखते हैं कि पलाश उन्हें कॉल कर रहा है। एक्सक्यूज मी एवरीवन, ये कहते हुए मनीष रावत अपने मोबाइल की तरफ इशारा करते हुए ऑफिस से बाहर चले जाते हैं। हेलो मिस्टर पलाश, अरे कहाँ हो आजकल, तुमने काफी समय से कॉल ही नहीं किया। पलाश की आवाज फोन पर से आती है। अरे सर, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं इंदौर शहर के कलेक्टर को कॉल कर सकूं। कहीं मैंने आपको कॉल करके डिस्टर्ब तो नहीं किया? मनीष रावत ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं यार, ये तुम क्या कह रहे हो, मैं इतना भी बिजी नहीं हूँ कि तुम्हारा कॉल ना उठा सकूं। तुम्हें कोई मेरा अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत थोड़ी ना है, तुम तो सीधे मुझसे बात कर सकते हो। बताओ क्या बात है। दरअसल मनीष रावत और पलाश के बीच गहरी दोस्ती है। 10 साल पहले की बात है। तब पलाश का करियर तेजी से ग्रो कर रहा था। तब मनीष रावत पुणे ट्रांसफर होकर आए थे। वो यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बनकर आए थे। उस समय देश में एक नई लहर चली थी, जिसके अंतर्गत जितने भी टियर 2 शहर थे जिनमें आगे बढ़ने की क्षमता थी, उन शहरों को विकसित करने के प्लान बने थे। उसी समय पुणे शहर को भी विकास के लिए चुना गया था। विकास के लिए शहर में बड़ी सड़कें, बड़े फ्लाईओवर्स
और बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का प्लान था। तब पुणे शहर में बहुत से अवैध निर्माणों को तोड़ा गया था ताकि वहां से अच्छी और चौड़ी सड़कें बनाई जा सकें। बहुत से निर्माण टूटने की वजह से बहुत से लोग मनीष रावत से नाराज चल रहे थे। उन्हें दिन रात धमकियां मिलती रहती थीं। किसी एक दिन एक फंक्शन में मनीष रावत को भी इनवाइट किया गया था। उस फंक्शन में पलाश मनीष रावत के पास बैठा था। वो एक डांस देख रहे थे। तभी पलाश ने देखा कि कुछ लोग मनीष रावत पर हमला करने आ रहे हैं। वो उसे मारना चाहते थे। तभी पलाश ने मनीष को बताया और उसे वहां से बाहर निकालने में हेल्प की। उस इंसिडेंट के बाद उनकी दोस्ती पक्की हो गई थी। एक ऐसी दोस्ती जिसमें कोई स्वार्थ नहीं छिपा था। अच्छा मनीष सर, एक काम था। दरअसल मेरा छोटा भाई अपनी फैमिली से मिलने के लिए गया था। ये कहते हुए पलाश ने पूरी स्टोरी सुना दी, लेकिन उसने राहुल का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया। उसे वहां पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मैं ये तो नहीं चाहता कि आप उसे बचाओ, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस मामले की इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से करने को कहें। पलाश की बात सुनने के बाद मनीष रावत ने हैरानी से बोला, ये तो पावर का मिसयूज है। पलाश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरा भाई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है। पुलिस की गाड़ी में जाने से पहले ही उन्होंने मीडिया से कांटेक्ट कर लिया था। मुझे लगता है कि अब तक तो रिपोर्टर्स पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच भी गए होंगे। पलाश चाहता था कि मनीष उसकी हेल्प करे, पर वो डायरेक्ट बोलने से झिझक रहा था। पलाश ने कहा, कलेक्टर होने के साथ साथ क्या आप एक सोशल वर्कर भी नहीं है? ठीक है, तो मेरी बात तो सुनो। मनीष रावत ने कहा, तुम वहां थाने में जाओ और वहां जाकर देखो, लेकिन अभी कुछ करना मत। ठीक है, वैसे मेरे छोटे भाई का नाम राहुल है। क्या? राहुल? वो फेमस सिंगर राहुल? अरे भाई, ये तो हाई प्रोफाइल केस है। क्या तुम मेरे लिए मुसीबत खड़ी करना चाहते हो? मनीष इस बात पर हैरान थे। राहुल ऑर्डिनरी स्टार से बिल्कुल अलग है। वो एक बहुत फेमस सिंगर होने के साथ साथ एक इन्फ्लुएंसर भी है। कुछ समय पहले राहुल ने मुंबई पुलिस की हेल्प की थी एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस में, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। चलो कोई ना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये कहते हुए मनीष ने फोन रख दिया और वापस कमरे में चले गए। पुलिस कार को थाने में ले जाया जा रहा है, जिसमें राहुल बैठा हुआ है। 2 पुलिस ऑफिसर्स राहुल के आसपास बैठे हुए हैं और उनकी नजर राहुल पर है। राहुल ने कैप और गॉगल्स पहना हुआ है, जो उन्हें जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। अचानक से फोन बजता है और कार में बैठे सभी लोग चौंक जाते हैं। हेलो राहुल, मैंने सुना है कि तुम चुरू आए हुए हो और मैं भी चुरू में ही हूँ। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो क्या मिल सकते हैं? ये रमन प्रसन्ना थे जो फोन कर रहे थे। ठीक है रमन सर, लेकिन ये मेरे लिए आज तो पॉसिबल नहीं है। जब मैं यहाँ का काम पूरा कर लूंगा तो आपको कॉल करूंगा। राहुल के मना करने पर रमन जी ने कहा, ठीक है, मैं अभी यहाँ अपने बेटे के घर आया हूँ, तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ। तुम्हारे पास जब भी टाइम हो तो मुझसे मिलने आ जाना। राहुल बोलने ही वाला था कि अचानक कार रुक गई। तभी एक पुलिस वाला जोर से कहता है, ये एक सस्पेक्ट है और ये फोन यूज नहीं कर सकता है, चलो गाड़ी से उतरो। क्योंकि फोन नहीं कटा था तो उस पुलिस वाले की आवाज मोबाइल पर रमन प्रसन्ना ने सुन ली थी। ये सुनकर वो चौंक गए और उन्होंने पूछा, राहुल तुम कहाँ हो और ये तुम्हें सस्पेक्ट क्यों बोल रहे हैं? क्या तुम्हारे शो का शूट चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं है, बस कुछ गलतफहमी हो गई है तो मुझे पुलिस थाने जाना है। राहुल नहीं चाहता था कि किसी को कुछ पता चले, इसीलिए वो उन्हें कहता है, रमन सर आप चिंता ना करें, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर राहुल फिर जल्दी से फोन रख देता है। लेकिन रमन प्रसन्ना को राहुल की बात पर भरोसा नहीं हुआ। स्पेशली जब उन्होंने सस्पेक्ट वर्ड सुना तो वो इसे इग्नोर नहीं कर सकते थे। राहुल पुलिस की कार से बाहर निकला और थाने की बिल्डिंग तक जैसे ही पहुंचा तब फिर से राहुल का फोन बजता है और वो फोन देखे बिना ही उठा लेता है। फोन पर वापस से रमन प्रसन्ना की आवाज आती है, क्या तुम अभी पुलिस थाने जा रहे हो? पर कौन से थाने? चुरू के बड़े थाने जा रहा हूँ, पर आप चिंता मत कीजिए, बस पुलिस के साथ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं इसे जल्दी ही सॉल्व कर लूंगा। राहुल हेल्पलेस था। ये रमन सर का राहुल के प्रति प्यार था जिसकी वजह से वो इतनी बातें कर रहे थे। थोड़ी सी गलतफहमी, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। रमन जी ने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। वो समझ गए थे कि ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। उनकी राय में राहुल नहीं चाहता था कि वो चिंता करें, इसीलिए उसने ऐसा कहा। उन्होंने कहा, राहुल बेहतर होगा कि तुम पुलिस के साथ कोऑपरेट करो, मैं फिर से फोन करूंगा। इतना कहकर रमन जी ने फोन रख दिया और अपने बड़े बेटे को फोन लगाया। जब राहुल थाने पहुंचा तो उसने अचानक वहां 2 लोगों को देखा। एक व्हीलचेयर पर था और दूसरा व्हीलचेयर हैंडल कर रहा था। उसे व्हीलचेयर पर बैठा आदमी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। ये राजवीर था। क्या ये वही है? राजवीर की माँ
जो कि राजवीर की व्हील चेयर हैंडल कर रही थी, जब उसने राहुल को सामने आते हुए देखा तो वो पूछे बिना रह नहीं सकी। हाँ, ये वही है। राजवीर का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था और उसकी आवाज हल्की थी लेकिन नफरत से भरी हुई थी। ये वही कमीना है? उसकी माँ के चेहरे पर गुस्सा था। हाँ माँ, ये वही है, मैं कितनी बार बोलूं आपको। जैसे ही राजवीर ने हाँ कहा, उसकी माँ तेजी से भागकर राहुल के पास गई और उसे पुलिस वालों के सामने ही उसने जोर से थप्पड़ मार दिया और वो गुस्से से बोली, अब तुम इंतजार करो अपनी बची हुई लाइफ को जेल में काटने के लिए, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। राजवीर की माँ ने राहुल को नफरत से देखा और कहा, तुम जानते नहीं हो मेरे भाई को, वो म्युनिसिपल पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो का डायरेक्टर है, आज तुम नहीं बचोगे। राहुल कहता है, जैसी माँ वैसा बेटा, दिमाग होना अच्छी बात है अगर आप उसे यूज कर सकें तो। राजवीर ये सुनकर गुस्से से भर गया और बोलने लगा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे पास दिमाग नहीं होगा, तुम्हारे पूरे खानदान के पास दिमाग नहीं है। राजवीर के इस तरह से रिएक्ट करने से उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और उसे पेन होने लगता है। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, उसकी माँ उसकी पीठ थपथपाते हुए कहती है। आज ये आदमी थाने के अंदर नहीं जा सकता। ये बोलते बोलते राजवीर बुरी तरह से खांस रहा था और उसकी आंखें लाल हो गई थी और राहुल को वो घूर कर देख रहा था। वो राहुल को धमकी दे रहा था, अब तुम्हारी वो हालत होगी कि तुम मुझे भूल नहीं पाओगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे अपनी हालत देखो, तुम चलने के काबिल भी नहीं हो, एक और ही धमकियां किसी और को देना, मैं तो वेट कर रहा हूँ कि तुम मुझे कब मारोगे। जब राजवीर ने देखा कि उसके बोलने का राहुल पर कोई असर नहीं पड़ा और उसे थोड़ा सा भी डर नहीं है, तो उसे और गुस्सा आ गया, ये सोचकर कि राहुल अभी भी उसका मजाक बना रहा है। तो वो खड़े होने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अफसोस, क्योंकि राजवीर की अभी अभी सर्जरी हुई थी तो इस कारण से वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसका हाथ व्हीलचेयर पर ही था, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और उसकी एड़ी व्हीलचेयर पर लगी, जिससे व्हीलचेयर पीछे हट गई और राजवीर के पास कोई सपोर्ट ना होने के कारण वो जमीन पर गिर गया। राजवीर का घाव अभी भी ताजा था, उसके इस तरह शरीर पर जोर देने से वो खुल गया और उसमें से खून बहने लगा। उसकी टी शर्ट चेस्ट पर से पूरी लाल हो गई थी। नकली हर्ट करने के चक्कर में राजवीर ने खुद को कुछ ज्यादा ही नुकसान पहुंचा लिया था। रुको राजवीर, तुम्हें क्या हो गया है? अरे नहीं, तुम्हारी चेस्ट से तो खून बह रहा है, चलो चलो जितना जल्दी हो सके हम हॉस्पिटल जाते हैं। उसकी माँ ये सब देखकर बहुत डर गई थी। राहुल को उम्मीद नहीं थी कि राजवीर इतना ज्यादा जख्मी हो गया है। उसकी ऐसी हालत देखकर वो सरकास्टिकली कहता है, अच्छाई का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है और बुराई का फल हमेशा बुरा होता है, जब समय आता है तो सबको चुकाना पड़ता है। राजवीर की माँ को कुछ ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स राहुल की बात को समझ गए थे और बहुत सोचने के बाद उन्हें यह लगा कि ये बात तो सच है। आउच! आह! राजवीर दर्द के मारे जोर से चिल्ला रहा था, उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। राहुल की इस तरह की बात सुनकर राजवीर की माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। मैंने ऐसे एरोगेंट लोग कभी नहीं देखे, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ थाने आना कोई मजाक है? राजवीर की हेल्प करने के बाद उसकी माँ खुद को रोक नहीं पाई। वो गुस्से में राहुल के पास आई और उसने राहुल के गाल पर एक और जोरदार थप्पड़ मारा। एकदम से वहां शांति हो गई। पुलिस ऑफिसर्स वहां खड़े खड़े ये सब देख रहे थे। उस थप्पड़ से राहुल का चेहरा लाल हो गया था। जब राजवीर की माँ ने राहुल को मारने के लिए अपना हाथ दोबारा उठाया तो वो एक कदम पीछे हट गया और बोला, देखिए आप महिला हैं, इसीलिए मैं आपसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको मुझे मारने का कोई हक नहीं है। अच्छा, कौन रोकेगा मुझे यहाँ पर? ये कहते हुए उसने राहुल के चेहरे पर फिर से एक थप्पड़ मारा। उसने फिर से अपना हाथ उठाया और कहा, मैं देखना चाहती हूँ कि कौन रोकता है मुझे शहर में। तभी अचानक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आती है, लेकिन ये थप्पड़ राहुल को नहीं पड़ा था। जब राजवीर की माँ ने राहुल को मारने के लिए फिर से अपना हाथ उठाया था, तब राहुल का हाथ पहले ही उठ गया था, जिसने उस औरत के गाल पर अपनी छाप छोड़ दी थी। वो थप्पड़ इतनी जोर से पड़ा था कि उसकी माँ के मुंह से खून निकल रहा था और उसका गाल लाल होकर पूरा सूज गया था। पुलिस ऑफिसर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी आखिरकार हुआ क्या। राहुल ने राजवीर की माँ को थप्पड़ कैसे मार दिया? राहुल एक सस्पेक्ट है, मगर राजवीर की माँ उसकी बात अलग है। उसका भाई जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है और उसका पति इस छोटे से जिले का सबसे बड़ा साहूकार है, उसे आखिर राहुल ने थप्पड़ कैसे मार दिया? क्या राहुल अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? क्या मनीष रावत और रमन प्रसन्ना राहुल की हेल्प कर पाएंगे? क्या अंजाम होगा राहुल का राजवीर की मां को थप्पड़ मारने का? इस कहानी में क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
अरे बाप रे बाप, ये क्या किया तुमने? आप ठीक तो है ना मैडम? सीनियर पुलिस वाला आगे बढ़ते हुए पूछता है। वो थोड़ा घबराया हुआ था। राजवीर की माँ खड़ी होती है और सीनियर पुलिस वाले को धक्का दे देती है और राहुल को गुस्से से घूरते हुए कहती है, तुमने तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तुमने मुझ पर हाथ कैसे उठा दिया? राहुल ने बड़े ही कैजुअली कहा, पर तुमने ही तो कहा था ना मुझे, और मैंने तो बस तुम्हारी बात मानी है। तुम्हें तो मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। अब क्या तुम्हें गलत लग रहा है? मुझे ये नहीं करना चाहिए था क्या? मैं तुम्हें मार डालूंगी, राजवीर की मां ने अपने दांत पीसते हुए राहुल से कहा। यहां मौजूद किसी ने भी नहीं सोचा था कि राहुल ऐसा कुछ कर देगा। उन्होंने नहीं सोचा था कि वो एक महिला पर ऐसे हाथ उठाएगा। लेकिन राहुल को झूठ सहन नहीं होता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण यही है। अगर राजवीर आमने सामने आकर मर्दों की तरह लड़ता तो बात अलग थी, लेकिन ऐसे झूठ बोलकर वो उसे फंसा रहा है, ये उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। पर इन सब में आफत आ चुकी है बेचारे पुलिस वालों पर। दो पावरफुल लोग उनके सामने आपस में लड़ रहे हैं। इन सब में सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि अगर वो किसी एक की साइड लेते हैं तो तकलीफ उन्हें होगी। जूनियर पुलिस वाले का तो पता नहीं, लेकिन सीनियर पुलिस वाले को इन सब में सालों हो गए हैं। वो इस तरह की तकलीफें पहले भी झेल चुका है। उसने कुछ नहीं किया, बस पेशेंस रखा और मामले को संभालने की कोशिश करने लगा। सीनियर पुलिस वाला एक एक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर है, लेकिन जूनियर वाले का खून तेज है। उनमें से एक ने सीधे हथकड़ी निकालकर राहुल को दिखाई और उसे हिदायत दी कि वो किसी से बदतमीजी ना करे और चुपचाप रहे। जब उस जूनियर ने राहुल को धमकी दी और हथकड़ियों को लहराकर उसे दिखाया तो राहुल थोड़ा सा नर्वस हो गया, पर उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और ऑफिसर के हाथ पर पिंच कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक पुलिस वाले को हाथ लगाने की? जब सीनियर पुलिस वाले ने देखा कि राहुल ने पुलिस के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत की और वो भी उसके थाने में, तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो जोर से चिल्लाया, अब तुम बिल्कुल भी हिलना मत, अपने हाथों को ऊपर उठाओ। आसपास के पुलिस ऑफिसर्स ये सब देखकर शॉक्ड थे। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। पुलिस स्टेशन के अंदर सस्पेक्ट पुलिस ऑफिसर से लड़ेगा और वो भी इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स के सामने। सीनियर पुलिस वाले का चेहरा भी अचानक लाल हो गया। उसने गुस्से में अपना हाथ उठाया और कहा, ये बिहेवियर टॉलरेट नहीं किया जा सकता। ये देखकर बाकी पुलिस वालों ने भी उसे घेर लिया और सबकी आंखें राहुल पर टिक गई। अचानक राहुल ने सीनियर पुलिस वाले को भी जोर से धक्का मारा। सर सर आप कैसे हैं? इतनी देर में सारे पुलिस ऑफिसर्स जो अंदर चले गए थे सभी एक साथ थाने में इकट्ठा हो गए हैं। तभी राहुल कहता है, नहीं, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। तुम मुझे पकड़ना क्यों चाहते हो? ये सब बहुत गलत है और वो तुम्हारा राजवीर झूठा है। सीनियर पुलिस वाले का खून खौल रहा था। वो अपनी टीम की तरफ देखता है जो अभी भी शॉक्ड थी और चिल्लाता है, तुम लोग खड़े खड़े क्या कर रहे हो? इसे इंटेरोगेशन रूम में लेकर जाओ। अब मैं बताता हूँ इसे कि पुलिस क्या चीज होती है। मैं अब इसे अच्छे से समझा दूंगा। पुलिस ऑफिसर्स के साथ राहुल का ये बर्ताव एक्सेप्टेबल नहीं था। आखिर राहुल था तो सस्पेक्ट ही, तो इसीलिए उसने उसे सुधारने के बारे में सोचा। यार, बेहतर होगा कि तुम लड़ना बंद कर दो और सब बातें क्लियर कर दो। उनमें से एक अभी भी राहुल को प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा था। वो देख सकता था कि राहुल से स्ट्रिक्ट रहकर काम नहीं चलेगा, उससे प्यार से ही बात करनी पड़ेगी। अगर वो भी सीनियर पुलिस वाले के जैसा गुस्सा करेगा तो राहुल उसके साथ भी बदतमीजी से पेश आएगा। सीनियर पुलिस वाले की बात सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा और सब राहुल को पकड़कर इंटेरोगेशन रूम की तरफ चलने लगे। राहुल को देखकर ही सीनियर पुलिस वाले को उससे नफरत हो रही थी। राजवीर व्हील चेयर पर बैठे बैठे कह रहा था, इंस्पेक्टर साहब, अब ये सब कुछ आपके हाथों में है। मैं अपने मामा को बताऊंगा कि आप एक अच्छे पुलिस ऑफिसर हो। सीनियर पुलिस वाले ने कहा, हाँ राजवीर, अब तुम चिंता मत करो। अब इसको मैं यहाँ से आसानी से जाने नहीं दूंगा। अब बताता हूँ इसको कि पुलिस वाले को हाथ लगाने का मतलब क्या होता है। सीनियर पुलिस वाले ने राजवीर की चेस्ट पर जब खून के धब्बे देखे तो उसने कहा, मैडम आप इन्हें हॉस्पिटल ले जाइए। आप पहले इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ तो मैं सब संभाल लूंगा। नहीं नहीं, मैं रुकूंगा। मैं इसको सजा दिलवाए बिना नहीं जा सकता, राजवीर ने सीनियर पुलिस वाले से कहा। उसको ये जिद करते देख सीनियर पुलिस वाले ने कहा, ठीक है, मैं डॉक्टर को यहीं पर बुला लेता हूं। नेक्स्ट टीवी स्टेशन, एंटरटेनमेंट स्टार प्रोग्राम ग्रुप के चीफ डायरेक्टर होने के नाते किशोर सोलंकी थोड़े अपसेट हैं। हर दिन एंटरटेनमेंट से रिलेटेड बहुत कम न्यूज आती हैं। या तो स्टार्स के बारे में कोई गॉसिप होती है या नए सॉन्ग रिलीज की खबर होती है। एक शब्द में कहें तो कोई बड़ी न्यूज या कोई नई एंटरटेनमेंट न्यूज नहीं है। कुछ टाइम पहले फेमस सिंगर राहुल, टीवीलॉजी और लेखक राहुल के लॉ सूट की न्यूज ने एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था। इसी का फायदा उठाते हुए किशोर सोलंकी ने एक स्पेशल रिपोर्ट बनाई थी, जिससे कई प्रोग्राम्स की ऑडियंस रेटिंग बढ़ी थी। अभी हाल फिलहाल ऑडियंस रेटिंग गिर रही है, इसीलिए गुस्से में किशोर सोलंकी ने सारे रिपोर्टर्स से कहा है कि वो ऐसी न्यूज लाएं जिससे पॉपुलैरिटी बढ़े और ऑडियंस रेटिंग ऊपर जा सके।
तभी किशोर सोलंकी का मोबाइल फोन अचानक बजता है। अपनी मोबाइल स्क्रीन पर नंबर देखकर उन्हें थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो फोन उठाते हैं। हेलो, मैं नेक्स्ट टीवी से किशोर सोलंकी बोल रहा हूँ। हेलो सोलंकी जी, मैं लव स्टूडियो से सचिन बोल रहा हूँ। लव स्टूडियो पुणे से सचिन? किशोर सोलंकी शॉक्ड हो गए। जी, सचिन ने जवाब दिया। हालांकि सचिन को कोई नहीं जानता है, पर राहुल का लव स्टूडियो बहुत फेमस हो चुका है। सचिन ने कोई लाग लपट की बात नहीं की और वो सीधे मुद्दे पर आया। किशोर सर, मेरे पास आपके लिए खबर है। क्या बात है मिस्टर सचिन, बताइए, आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? सोलंकी ये नहीं जानता कि सचिन उससे क्या कहना चाहता है, लेकिन वो ये तो समझ गया था कि ये बात जरूर राहुल से ही रिलेटेड है। कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि शर्मा जी के बेटे और बहुएं शो राहुल के अपने शहर चुरू में शूट किया जाएगा। इसकी चर्चा पूरे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में थी, लेकिन इसके बाद राहुल से रिलेटेड कोई खबर नहीं आई थी। फिर सचिन धीरे धीरे सोलंकी को सारी बातें बताना शुरू करता है। वो उसे बताता है कि राहुल के साथ चुरू में क्या हुआ है। सचिन की बातों में राहुल और उसकी बहन सपना विक्टिम की तरह लगती हैं। वो राहुल के पुलिस पर अटैक की बात भी उन्हें बताता है, लेकिन इसका कारण वो राजवीर और उसकी माँ का उसके प्रति बुरा व्यवहार बताता है। किशोर सोलंकी ये खबर सुनते ही मन सोचता है, वाह क्या सनसनीखेज बात है। वो बहुत एक्साइटेड था। ये न्यूज उसके लिए ऐसी थी जैसे सूखे के बाद पहली बारिश। अभी तक वो टेंस था कि कोई नई न्यूज नहीं है जिससे ऑडियंस रेटिंग को बढ़ाया जा सके, लेकिन अब न्यूज खुद ही उसके पास आ गई थी, और वो भी इतनी बड़ी न्यूज। मिस्टर सचिन, आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी से किसी को चुरू भेजकर इस खबर को पता करने की कोशिश करता हूँ। किशोर सोलंकी कोई बेवकूफ नहीं है। उसे पता है कि अगर ये न्यूज ब्रेक करनी है तो उसे जल्दी करना होगा। थैंक यू मिस्टर किशोर। ये बोलकर सचिन फोन रख देता है। किशोर सोलंकी बिना देरी किए सीधे ऑफिस हॉल में जाता है और जोर से चिल्लाता है, सब काम पर लग जाओ, बहुत बड़ी खबर हाथ लगी है। जल्दी से कुछ लोग चुरू के लिए निकलो और वहां के बड़े थाने में जाकर न्यूज कवर करो। बाकी लोग स्टूडियो में तैयारी करो, एक बड़ी खबर ब्रेक करनी है। लेकिन सर, ऐसी क्या खबर है? एक रिपोर्टर पूछता है। सिंगर राहुल को चुरू पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। किशोर सोलंकी के शब्दों से पूरा ऑफिस हॉल शॉक्ड हो गया और एकदम शांति छा गई। थोड़ी देर बाद हॉल में मौजूद सभी स्टाफ बातें करने लगे। प्रोफेशनल मीडिया वर्कर्स होने के नाते वो जानते हैं कि राहुल की कोई भी बात लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। ये तो एकदम धमाकेदार न्यूज है। हॉल में अफरा तफरी देखकर किशोर सोलंकी ने सबको डांटना शुरू कर दिया। क्या कहा मैंने अभी? सब काम पर लग जाओ। किशोर सोलंकी की आवाज ने सभी में जोश भर दिया था और सब जल्दी जल्दी काम करने लगे। यही नजारा देश के बाकी सारे न्यूज चैनल्स में भी होने लगा। इसका मतलब साफ था कि सचिन ने एक के बाद एक फोन किया और मेजर मीडिया इन्वॉल्व हो गया और सभी चैनल्स वालों ने चुरू के लिए अपने रिपोर्टर्स को भेजना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा है कि थोड़े ही समय में रिपोर्टर्स कैमरे और माइक्रोफोन से चुरू के बड़े पुलिस थाने के गेट को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे और फिर एक बड़ी न्यूज न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर होगी। पुणे शहर के न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी के ऑफिस के सोफे पर बैठकर पलाश चाय पी रहा है और सचिन पलाश के पास ही बैठा है। पलाश अपने मोबाइल फोन में लगा हुआ है और बिजनेस कार्ड फोल्डर्स उसके सामने रखे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि वो किसी के बिजनेस कार्ड को ढूंढ रहा है। मिस्टर पलाश, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या इसका राहुल पर कोई बुरा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा ना? सचिन ने फोन नीचे रखा और पलाश की ओर देखा। पलाश ने कंधे उचकाते हुए कहा, क्या गलत इम्पैक्ट होगा? हमारा राहुल इनोसेंट है। अगर ये खबर अच्छे और सच्ची तरह से बाहर आई तो चुरू का थाना बदनाम होगा, ना कि राहुल। लेकिन क्या राहुल सचमुच ठीक है? सचिन ने घबराते हुए पूछा। पलाश ने कहा, मैं कहता हूं तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैंने सब अरेंज कर दिया है। राहुल को कोई तकलीफ नहीं होगी। कल शूट शुरू करने के लिए सभी लोग चुरू जा रहे हैं और मैं भी जाऊंगा और फिर मैं खुद देखूंगा कि वहां क्या हो रहा है। चुरू बड़ा पुलिस थाना। राहुल 4 पुलिस वालों से घिरा हुआ था। उसे सीधे इंटेरोगेशन रूम में ले जाया गया। सीनियर पुलिस वाला अभी यहाँ पर नहीं है, वो टॉर्चर के लिए कुछ सामान लेने दूसरे रूम में गया हुआ है। वैसे इंटेरोगेशन रूम क्रिमिनल्स के लिए यूज किया जाता है और सस्पेक्ट्स को इंक्वायरी रूम में ले जाया जाता है। इंक्वायरी रूम एक चैटिंग रूम की तरह होता है। 2 लोग एक दूसरे के ऑपोजिट बैठते हैं, टेबल पर चाय होती है और कमरे में रोशनी होती है। पर इंटेरोगेशन रूम का नजारा अलग होता है। वहाँ इंटेरोगेशन चेयर और रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स होते हैं। सफेद दीवारों से घिरा हुआ एक छोटा सा कमरा है। दरवाजे के पास एक चौड़ी लंबी मेज है जिस पर ऑफिस का सामान रखा हुआ है, जैसे कंप्यूटर और प्रिंटर। इंटेरोगेशन रूम का मकसद क्रिमिनल्स को डराना होता है। इसके अलावा लंबी मेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक स्पेशल आयरन चेयर रखी हुई है। जनरली जब कोई उस चेयर पर बैठता है तो वो हिल नहीं सकता। राहुल बेवकूफ नहीं है। वो पूछता है, क्या सस्पेक्ट से इंटेरोगेशन रूम में पूछताछ होती है, और वो भी बिना एविडेंस के? राहुल फिर भी आयरन चेयर पर बैठ जाता है, लेकिन उसके हाथों में हथकड़ी नहीं है, इसीलिए उसे लॉक नहीं किया जा सकता है।
राहुल के कॉपरेशन को देखकर उन पुलिस वालों की आंखें चमक उठती हैं। भाई आप इससे सवाल पूछें, मैं बस रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, एक पुलिस वाला दूसरे से कहते हुए सामने बैठ जाता है। चेयर पर बैठते हुए एक पुलिस वाला राहुल से सवाल पूछना शुरू करता है। तुम्हारा नाम? मैं फेमस सिंगर राहुल। राहुल के इस जवाब से कमरे में मौजूद सभी पुलिस वाले चौंक जाते हैं। क्या? वो भी जो नंबर 1 पर है, तुम वो फेमस सिंगर राहुल हो? अचानक एक पुलिस वाला हंसता है। हालांकि राहुल के ये बोलते ही एक पुलिस वाला उसे ध्यान से देखने लगता है और उसे उसका चेहरा जाना पहचाना सा लगता है। एक ने तो हंसी उड़ाते हुए ये भी कह दिया, अगर तुम राहुल हो तो मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर हूं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसे सनग्लासेस और कैप लगाए हुए ये लड़का राहुल है। एक पुलिस वाले ने स्ट्रिक्टली कहा, एक काम करो, अपनी आंखों पर से चश्मा हटाओ और कैप उतारो और हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तभी राहुल ने अपने सनग्लासेस और कैप हटाकर कहा, मैं फिर से कहता हूं, मेरा नाम राहुल है। उसके सनग्लासेस हटाते और कैप उतारते ही कमरे के सारे पुलिस वाले शॉक्ड हो जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता है। ये कैसे हो सकता है? एक जोर से कहता है, ये तो सच में राहुल है। दूसरा भी जोर से चिल्लाया। राहुल न सिर्फ भारत में बल्कि वर्ल्ड में फेमस है। वो एक फेमस सिंगर और मशहूर राइटर है। दोनों ही जगह उसने अपना नाम बनाया है। पुलिस इतने बड़े स्टार को जबरदस्ती पुलिस स्टेशन में ले आई। अगर ये बात फैल गई तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है, जिससे बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। क्या अब ये पुलिस वाले इंटेरोगेशन कंटिन्यू कर पाएंगे? क्या राहुल की पहुंच काम आएगी? क्या राजवीर राहुल को झूठी सजा दिलवा पाएगा? इस कहानी में क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।